हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। हम लोग आज क्लास 12 के सिलेबस में कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को, जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। हम लोगों ने बेसिक कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ा था इस चैप्टर में। आज हम लोग ठीक आगे कंटिन्यू करेंगे जहां तक हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको रिविजन करा देता हूँ ये चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। चलो फटाफट से एक बार देखते हैं, चैप्टर को रिवाइज करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? इशू ऑफ शेयर्स। एक कंपनी, सब लोग ध्यान से सुनना, 5 मिनट में रिवीजन करेंगे, एकदम ध्यान से सुनना है, कोई नोट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। कोई भी कंपनी कैपिटल कैसे प्रोक्योर करती है? शेयर इशू करके, ठीक है। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर का एक मिनिमम प्राइस होता है जिसको फेस वैल्यू या नॉमिनल प्राइस बोलते हैं। कंपनी फेस वैल्यू के रेट पे शेयर इशू कर सकती है या उससे ज्यादा रेट पे भी कर सकती है, उससे कम पे इशू नहीं कर सकती। अगर कंपनी अपना शेयर पब्लिक में इशू करती है फेस वैल्यू पे तो इसे बोलते हैं इशूड एट पार। अगर कंपनी पब्लिक पे शेयर इशू करती है फेस वैल्यू से ऊपर तो इसको बोलते हैं इशूड एट प्रीमियम। जिस भी प्राइस पे कंपनी शेयर इशू करती है, जिस भी प्राइस पे कंपनी शेयर इशू करती है, इसको बोलते हैं इशू प्राइस। इशू प्राइस मतलब कितने में इशू है। ये पैसा कंपनी इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करती है। सबसे पहला जो इंस्टॉलमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन। ये तब देना पड़ता है जब कोई एप्लीकेंट शेयर के लिए अप्लाई करता है। यानी मान लो कोई एक ऐसा बंदा है जो किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहता है, तो कोई शेयर खरीदना चाहता है तो उसे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन के साथ उसे कुछ अमाउंट भी पे करना पड़ता है। इस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन मनी इज पेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन, ठीक है। फिर इसके बाद कंपनी की तरफ से कंफर्मेशन आता है कि आपको शेयर दे दिया जाता है। इसको बोलते हैं कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिया। जब कंपनी शेयर आपको फाइनली दे देती है, अलॉट कर देती है, उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा? सेकंड इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा जिसका नाम है अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट इसके नाम से ही पता चल रहा है ये आपको कब देना है? जब फाइनली शेयर आपको अलॉट कर दिए जाएंगे तब। इसके बाद के जो सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स होते हैं ये आपको तब पे करना पड़ता है जब आपसे कंपनी डिमांड करती है। मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट कंपनी आपसे बोलेगी अब अगला इंस्टॉलमेंट दो, फिर आपको अगला इंस्टॉलमेंट देना है। इसलिए आने वाले इंस्टॉलमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉल मनी। कॉल मनी 1, 2, 3 कितना भी हो सकता है, ठीक है। वो कंपनी डिसाइड करती है। अपने एग्जाम में 1 या 2 ही आएगा, इससे ज्यादा तो आएगा नहीं, ठीक है। चलो तो ये अपने समझ लिए। अब यहां पर हमें करना क्या पड़ता है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हमें जर्नल एंट्री करनी पड़ती है। किनके बुक में जर्नल एंट्री करनी पड़ती है? कंपनी के बुक में जर्नल एंट्री करनी पड़ती है। कोई भी कंपनी जब शेयर इशू करता है तो उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है ये हम लोग यहां पर सीखते हैं। तो अब आप लोग अपने आप को कंपनी समझो। मानो कि आप एक कंपनी हो, आप अपने खाते में रिकॉर्डिंग कर रहे हो। किस चीज की रिकॉर्डिंग कर रहे हो? आप अपने खाते में रिकॉर्डिंग कर रहे हो शेयर इशू करने की। तो आपकी कंपनी ने शेयर इशू किया, अब आप उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो। तो एक एक करके इंस्टॉलमेंट कलेक्ट करोगे, एक एक करके एंट्री करेंगे। सबसे पहला इंस्टॉलमेंट होता है एप्लीकेशन। अच्छा एक चीज बता दे, हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए मिनिमम 2 एंट्री आपको करनी पड़ेगी। 2 एंट्री करना ही पड़ता है, हर एक इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री होता है। पहला इंस्टॉलमेंट होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के लिए आपको पहले बैंक वाला एंट्री करना पड़ेगा, यानी पैसे आपको पहले कलेक्ट करने पड़ेंगे। फिर कैपिटल वाला एंट्री करना पड़ेगा, यानी कि कलेक्ट किए हुए पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करना है। पिछले क्लास में मैंने बताया था, सिंप्लिसिटी के लिए मैं इस तरह से क्लास में बोलूंगा, बैंक वाला एंट्री और कैपिटल वाला एंट्री, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो बैंक वाला एंट्री का मतलब क्या है? बैंक वाला एंट्री का मतलब है जिस एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट साइड में आ रहा है, इसको बोलते हैं बैंक वाला एंट्री। कैपिटल वाला एंट्री का मतलब क्या है? जिसमें शेयर कैपिटल क्रेडिट साइड में आ रहा है, इसको बोलते हैं कैपिटल वाला एंट्री। समझने के लिए, सिर्फ तुम्हारे खुद के सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जब हम लोग एप्लीकेशन का पैसा कलेक्ट करते हैं ना, तो इसका प्रोसेस क्या होता है? कंपनी पहले पैसा कलेक्ट करती है, फिर उसको कैपिटल में ट्रांसफर करती है। पहले कंपनी पैसा कलेक्ट करती है एप्लीकेशन का, फिर उसको कैपिटल में ट्रांसफर करती है। इसीलिए एंट्री जो होता है पहले बैंक वाला करना पड़ता है, यानी पहले रिसीव कर लेते हैं, फिर उसको कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल वाला एंट्री करते हैं। लेकिन इसके बाद के जितने भी इंस्टॉलमेंट होते हैं वहां सीक्वेंस चेंज हो जाता है। एक बार कंपनी ने आपको शेयर अलॉट कर दिया, अलॉट करने के बाद सीक्वेंस बदल जाता है। यानी पहले हम लोग कैपिटल वाला एंट्री पहले करेंगे, बाद में बैंक वाला एंट्री करेंगे। कब से? अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स। यानी सिर्फ एप्लीकेशन के केस में पहले बैंक का एंट्री, बाद में कैपिटल का एंट्री। बैंक के बाद जितने भी एंट्रीज होते हैं सारे इंस्टॉलमेंट में क्या करना पड़ता है? पहले कैपिटल का एंट्री, बाद में बैंक का एंट्री। हम लोग देख सकते हैं यहां पर, देखो नंबर 2 में क्या बोल रहा है? व्हेन कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशन मनी। कंपनी को जब एप्लीकेशन मनी मिलता है, एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। व्हेन कंपनी
व्हेन शेयर्स आर ओवर सब्सक्राइब्ड एंड कंपनी रिफंड्स द एप्लीकेशन मनी, अगर ज्यादा एप्लीकेशन आ गया आपको पैसे रिफंड करने पड़ रहे हैं तो इस एंट्री का रिवर्स कर दो। तो पहले आपने लिखा था बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, इसका रिवर्सल कर दो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, एंट्री का उल्टा कर दो, रिफंड हो गया। समझ में आ रहा है? फोर्थ एंट्री, व्हेन एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, एप्लीकेशन मनी आप कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हो, शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब नंबर 5 एंड 6 के ऊपर ध्यान देना। 5 में क्या बोल रहा है? अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और जब रिसीव कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, इसी तरीके से कॉल का देखो, जब कॉल मनी ड्यू करते हैं तो शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल, और जब रिसीव करते हैं तो बैंक टू शेयर कॉल। एकदम सेम पैटर्न है, बस इंस्टॉलमेंट का नाम बदल रहा है, सिर्फ इंस्टॉलमेंट का नाम बदल रहा है, पैटर्न बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब बीच में हम लोग यहां पर देख रहे हैं कॉल्स इन एरियर बोल के एक डेबिट में आइटम आ रहा है। ये कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या है, कोई बता सकता है क्लास में? कॉल्स इन, यस यस, अगर मान लो कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर दिया, कोई शेयर होल्डर किसी इंस्टॉलमेंट को डिफॉल्ट कर दिया, कंपनी को तो पैसे मिले नहीं, तो अगर किसी शेयर होल्डर का डिफॉल्ट होता है, पैसे नहीं मिलते हैं, तो फिर कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है। ठीक है, ये तभी करना पड़ता है जब किसी का डिफॉल्ट होता है, अगर डिफॉल्ट ना हो तो ये डेबिट नहीं होगा। इसीलिए मैंने इसको स्काई ब्लू कलर में लाइट पेन से लिखा था, इसका मतलब ये एंट्री हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और जो डार्क ब्लू में लिखा हुआ मतलब ये होगा ही होगा। अब यहां पर देखो, यहां पर एक एंट्री नंबर 5 में क्रेडिट साइड में लिखा है सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसका मतलब कौन बताएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम का मतलब? हाँ बोलो। यस, कंपनी जब फेस वैल्यू के ऊपर शेयर इशू करती है तो जो एक्सेस मनी ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू, एक्सेस मनी जब कंपनी कलेक्ट करिए ना, उस केस में ये क्रेडिट करना पड़ता है। अगर कंपनी प्रीमियम में इशू नहीं कर रही है, पार में इशू कर रही है, यानी फेस वैल्यू में शेयर इशू कर रही है, तो फिर ये क्रेडिट नहीं आएगा। इसलिए मैंने इसको भी स्काई ब्लू में लिखा। समझ में आया? तो यहां तक आई थिंक स्टोरी क्लियर है सबको? सबको स्टोरी क्लियर है? बोलो, किसी को यहां तक कुछ पूछना है क्या? यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो फिर आगे बढ़े। सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट क्यों हो रहा है बताओ, कौन बताएगा या बताएंगी? यस, इट इज अ काइंड ऑफ रिजर्व। तो हम लोग जब प्रीमियम का अमाउंट कलेक्ट करते हैं ना, तो ये एक तरह का रिजर्व होता है, रिजर्व का पार्ट होता है, और किसी भी तरह का रिजर्व का नेचर लायबिलिटी का होता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज क्रेडिटेड। गुड। और एंट्री सबको याद कर लेना है। आज मेरे ख्याल से इस चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स की आज 3rd क्लास है, तो अभी तक मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सभी को एंट्री याद हो जाना चाहिए था। पहले क्लास में मैंने इस चैप्टर के बारे में इंट्रो दिया था, पहले क्लास में मैंने ये सारा एंट्री लिखा दिया था 1st क्लास में। 2nd क्लास में मैंने बेसिक कुछ सम्स कराए थे, प्रॉब्लम कराया था, और मैंने वापस से इन लोग इस एंट्रीज को आपको बोला था आप लोग देख कर आना, कॉपी में रेफर वगैरह कर लो। और आज 3rd क्लास है। हर क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रॉब्लम और डिफिकल्ट होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। एंट्री ही नहीं याद रहेगा तो कैसे करेंगे हम लोग? चैप्टर को सीखने समझने का जो फंडामेंटल चीज है वो है एंट्री याद होना। जैसे जब हम लोग क्लास 11 में जब अकाउंट सीख रहे थे तो मैंने बोला था आपको मॉडर्न रूल याद होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो जर्नल एंट्री बनाएंगे उसमें मॉडर्न रूल यूज करेंगे या गोल्डन रूल यूज करेंगे। अगर किसी को गोल्डन या मॉडर्न रूल ही नहीं पता और वो क्लास में आया जा रहा है तो मैं क्या उसको जर्नल सिखाऊंगा? कोई रटने का तो चीज नहीं है, ये डेबिट ये क्रेडिट है। आपको तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना कि व्हाई समथिंग इज डेबिटेड, व्हाई समथिंग इज क्रेडिटेड। तो इसी तरीके से आपको ये चैप्टर का एंट्री एकदम याद होना चाहिए, बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोला था इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन, एंट्री सेम रहने वाला है। तो ये तो बेनिफिट है ना, कैसा भी क्वेश्चन होगा एंट्री यही रहेगा। चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आएगा एंट्री यही रहेगा। जब एंट्री यही रहेगा तो याद कर लो ना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सबसे पूछेंगे, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद एक आगे की एंट्री लिखते हैं। कभी कभी क्या होता है, सुनना ध्यान से, कभी कभी कंपनी ने शेयर इशू किया, ध्यान से सुनना, कंपनी ने शेयर इशू किया, लोगों को बोला कि आप इंस्टॉलमेंट में पैसे दो, लोगों ने शेयर खरीदा, 1 या 2 इंस्टॉलमेंट तो दिया, बाद में जाके किसी ने क्या किया, डिफॉल्ट कर दिया, यानी कि कॉल्स इन एरियर। क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर।
जब कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता है, डिफॉल्ट कर देता है पेमेंट करने में किसी भी इंस्टॉलमेंट का, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर के बाद कंपनी क्या करती है? सपोज मैं एक कंपनी हूं, मैं शेयर इशू कर रहा हूं और तुम सारे लोगों ने क्या किया? शेयर के लिए अप्लाई किया। तो मैं तुम लोगों को क्या बोलूंगा कि देखो भाई, आप लोगों ने अप्लाई किया है, आप लोगों को इंस्टॉलमेंट में पैसे देने हैं। ठीक है, आप लोगों को कैसे पैसे देने? इंस्टॉलमेंट में देने। क्या जरूरी है कि सारे के सारे लोग सारा इंस्टॉलमेंट टाइम पे दे देंगे? इज इट नेसेसरी? नहीं। कंपनी इतने सारे लोगों को शेयर इशू कर रही है, हो सकता है ना उसमें से कुछ एक लोग डिफॉल्ट भी कर दे। तो जो लोग पेमेंट नहीं करते हैं, उनका डिफॉल्ट हो जाता है, उनके लिए हम लोग क्या करते हैं? कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, जैसा कि अभी हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब सवाल यह कि कॉल्स इन एरियर डेबिट तो कर दिए, पर इसके बाद कंपनी क्या करेगी? इसके बाद कंपनी क्या करती है? उस पर्सन को जिसने डिफॉल्ट किया है, कंपनी उससे कनेक्ट करती है, कांटेक्ट करती है और बोलती है कि आपका जो ड्यू डेट था वो आपने फेल कर दिया, आपको पैसे देने थे पर आपने नहीं दिया। ठीक है, अब आप अपना ड्यू क्लियर करो। जैसे मान लो हम लोग जब इंस्टॉलमेंट में कोई गाड़ी खरीदते हैं, अज्यूम करो कि आपने इंस्टॉलमेंट में कोई कार खरीदा, तो आप 5 लाख की गाड़ी है, आपने 2 लाख रुपया डाउन पेमेंट कर दिया, बाकी का जो 3 लाख रुपया है ये क्या कर रहे हो? आप इंस्टॉलमेंट में EMI पे कर रहे हो। आपने 3 साल का EMI करवा लिया, तो 1 साल 1.5 साल आपने EMI पे किया, इसके बाद आपने EMI फेल कर दिया। अब जानबूझ के फेल किया या बिकॉज ऑफ सम जेन्युइन रीजन फेल किया, यहां पर वो रेलेवेंट नहीं है। जिस भी कारण से आपने जानबूझ के किया या मजबूरी में किया, वो मतलब नहीं है यहां पर इंस्टॉलमेंट आपका फेल हो गया। जैसे ही आपका गाड़ी का इंस्टॉलमेंट फेल होगा, गाड़ी की कंपनी से क्या आएगा? कॉल आएगा। वो आपको बोलेंगे कि भाई आपका, एक्चुअली में गाड़ी की कंपनी से नहीं आएगा, बैंक वाले जो फाइनेंसर उनकी कंपनी से आएगा, पर एनीवेज आपको कॉल आएगा और आपको बोला जाएगा कि देखिए आपका ड्यू डेट था, आपका EMI पेमेंट करने का टाइम था, ये चला गया, आपने पेमेंट नहीं किया, आपका डिफॉल्ट हो गया। अब आपको वापस एक चांस दिया जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा 2-3 दिन का टाइम दिया जाएगा कि प्लीज आपका ड्यू डेट तो चला गया, आपने डिफॉल्ट तो कर दिया है, लेकिन आप एक काम करो, हम लोग आपको थोड़ा सा 1-2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, एक्सटेंडेड टाइम देते हैं, आप उसमें पे कर दो। ठीक है, अगर आपने पे कर दिया तब तो अच्छी बात है। अगर मान लो वो एक्सटेंडेड टाइम भी आपने फेल कर दिया, पेमेंट नहीं किया, डिफॉल्ट हो गया फिर क्या होगा? अगेन एक फाइनल कॉल आएगा कि देखिए आपका ड्यू डेट फेल हो गया था, हमने आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया, एक्सटेंडेड टाइम, वो भी आपने डिफॉल्ट कर दिया, वो भी आपने पैसे नहीं दिए। अब हम आपको एक लास्ट फाइनल चांस दे रहे हैं, फाइनल वार्निंग दे रहे हैं, आपको फिर से फर्दर एक्सटेंडेड टाइम दे रहे हैं, 2-3 दिन का, 1 हफ्ते का। इस टाइम पे आपको पे करना है। अगर इस बार आपने डिफॉल्ट किया, वी विल टेक लीगल एक्शन और अदर एक्शन, जो भी अब हमें एक्शन लेना होगा वो लेंगे, क्योंकि आपने नॉर्मल टाइम पे नहीं किया, आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था, आपने पे नहीं किया। अब आपको मैं लास्ट एक और चांस दे रहा हूं, इसमें अगर नहीं पे करोगे तो वी विल हैव टू टेक सम रिक्विजिट एक्शन। ठीक है, अगर आपने इस बार पे कर दिया तो वेल एंड गुड। मान लो इतना बोलने के बाद भी, वार्निंग मिलने के बाद भी, फिर भी आपने इस बार भी डिफॉल्ट कर दिया, पेमेंट नहीं किया, अब गाड़ी की कंपनी क्या करेगी? आपको मालूम है? वो आएंगे, आपके घर से गाड़ी उठाएंगे और लेकर चले जाएंगे। गाड़ी गई, क्योंकि आपको कई बार मौका दिया गया था, जब आपने इंस्टॉलमेंट में गाड़ी खरीदा था तो ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपको सारा इंस्टॉलमेंट देना था। आपने कुछ इंस्टॉलमेंट तो दिया, जब तक आप देते रहोगे गाड़ी आपके पास रहेगी, लेकिन जब आप देना बंद करोगे तो वहां से वो लोग कॉल करेंगे। अगर जेन्युइन रीजन से आपका डिफॉल्ट हो गया, मजबूरी में गलती से डिफॉल्ट, कभी ऐसा हुआ कि आप भूल गए थे आपको पे करना, मान लो फॉर एग्जांपल, तो गलती से आप मिस कर गए, तो वो आपको बोलेंगे कोई बात नहीं सर, आपको 2-3 दिन का टाइम दे रहा, आप पे कर दो, तो आप पे कर दो, तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपका किसी कारण से पैसा अरेंज नहीं हो पाया, तो आप 2-3 दिन में अरेंज करके पे कर दो, चलेगा। लेकिन आपको 1 चांस दिया, 2 चांस दिया, आप बार बार डिफॉल्ट कर रहे हो, तो लास्ट में तो कंपनी ऐसा नहीं है ना कि वो बैठी रहेगी, वो आएंगे, कंपनी के लोग आएंगे और आपका गाड़ी वापस लेकर चले जाएंगे, सीज कर लेंगे, आपकी गाड़ी को सीज कर लेंगे। समझ में आ रहा है? करीब करीब इसी तरीके का हालत कंपनी में भी होता है। जब कंपनी किसी पर्सन को शेयर देती है तो कंपनी क्या बोलती है? कंपनी बोलती है देखो भाई, आप हमारे को अप्लाई किए, कंपनी बोल रही है किसको? अपने शेयर होल्डर को, कि आपने अप्लाई किया था हमारे कंपनी में शेयर के लिए, इसलिए हमने आपको अलॉट किया। हम तो चलकर आपके पास नहीं आए थे कि भाई मेरा शेयर ले लो, शेयर ले लो। आपने खुद एप्लीकेशन फॉर्म भरा, आपने अप्लाई किया, तब जाकर हमने आपको शेयर अलॉट किया। हमने आपको फैसिलिटी भी दिया कि आप एक बार में पैसे मत दो, इंस्टॉलमेंट में दो।
तो अब जब आपको शेयर कंपनी ने अलॉट कर दिया है, अब आप शेयर होल्डर बन गए हो, तो आपकी जिम्मेदारी है कि सारा इंस्टॉलमेंट टाइम पे दो। ये आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? अगर आप फेल कर देते हो तो कंपनी आपको क्या करेगी? कनेक्ट करेगी, नोटिफाई करेगी कि आपका इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट हो गया, आपने पे नहीं किया, आपको 1-2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम हो सकता है दे देगी। अगर उसमें भी आपने फेल कर दिया तो आपको एक फर्दर एक्सटेंडेड टाइम देगी, फाइनल एक वार्निंग समझ लो कि लास्ट चांस आपको फिर से दिया जाएगा। मान लो आपने इस बार भी पेमेंट नहीं किया, कंपनी आपको ऐसा थोड़ी कि जिंदगी भर आपको बोलती रहेगी भाई दे 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 दे, ऐसा थोड़ी भीख थोड़ी मांगेगी आपसे। कंपनी उनके पास और भी काम है। एक बार आपका कोई मजबूरी हो सकता है, एक बार आप भूल गए, मिस हो गया, कुछ प्रॉब्लम था, जो भी था, तो आपको एक बार चांस मिला, 2 बार चांस मिला, आप अरेंज करके पे करो ना। आपने शेयर खरीदा है तो आपको तो पे करना पड़ेगा ना उसका पैसा, जब कंपनी मांग रही है तो इट इज योर ऑब्लिगेशन। तो अगर आप एक बार 2 बार 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 कंपनी के नोटिफाई करने के बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हो, बार बार आप डिफॉल्ट करते हो, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी भी एक्शन लेगी, वो आपसे आपका शेयर छीन लेगी। जैसे गाड़ी वाले गाड़ी उठाकर ले जाते हैं, वैसे कंपनी क्या करेगी? आपसे आपका शेयर छीन लेगी। शेयर कैसे छीन लेगी? अब शेयर तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई सामान है जो आएगी और आके आपसे ले जाएगी। शेयर एक्चुअली आज के दिन में तो सारा डीमैट अकाउंट होता है, ठीक है। लेकिन मान लो डीमैट अकाउंट है या नॉर्मल पेपर फॉर्म में शेयर है, कैसे भी है, पहले डीमैट अकाउंट नहीं था तो पेपर फॉर्म में होता था, शेयर सर्टिफिकेट होता था, ठीक है। अभी भी शेयर सर्टिफिकेट चलता है प्राइवेट कंपनी में, लिस्टेड कंपनी वगैरह में तो डीमैट अकाउंट चलता है, ठीक है। तो जो भी है, बोलने का मतलब है कि कंपनी क्या करेगी? अगर आप बार बार डिफॉल्ट करते हो तो कंपनी शेयर होल्डर के लिस्ट में से आपका नाम काट देगी और मान लिया जाएगा कि कंपनी ने आपका शेयर जब्त कर लिया। जब्त कर लिया मतलब जैसे गाड़ी था ना, कंपनी सीज कर लेती थी, वैसे समझ लो कंपनी ने आपका शेयर भी आपसे छीन लिया, जब्त कर लिया। इसे अकाउंट्स में बोलते हैं फॉरफिट कर लेना। क्या कर लेना? फॉरफिट कर लेना। अकाउंट्स का ये टर्म है फॉरफिट। आप सीज बीज मत बोलना, ठीक है। अकाउंट्स में बोलेंगे फॉरफिट कर लिया। कंपनी आपका शेयर फॉरफिट कर लेगी, यानी बार बार डिफॉल्ट करने पर कंपनी बोलेगी अब आप इस शेयर के हकदार नहीं हो, आप इसके लायक नहीं हो, आप बार बार फेल कर रहे हो, अब आपको हम ये शेयर नहीं देंगे। कंपनी आपसे शेयर छीन लेगी, आपका नाम शेयर होल्डर की लिस्ट से काट दिया जाएगा और इसके बाद यू विल नॉट बी द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एनी मोर। आप कंपनी के उसके बाद शेयर होल्डर नहीं रह जाओगे। वो शेयर किसका हो जाएगा? वापस वो शेयर कंपनी का हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सर अभी तक जो मैंने इंस्टॉलमेंट दिया था वो तो मेरा गया, क्या कंपनी उसको वापस करेगी? नहीं। जब हम लोग गाड़ी इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं, कुछ इंस्टॉलमेंट दे दिए, उसके बाद गाड़ी कंपनी ने सीज कर लिया, तो क्या गाड़ी वाले को बोलेंगे कि भाई जितना इंस्टॉलमेंट हमने दिया वो तो वापस, गाड़ी तो तुम लेके जा रहे हो और जितना इंस्टॉलमेंट हमने दे दिया वो पैसा वापस करो? देगा क्या गाड़ी का कंपनी? बोलेगा भाई इतना दिन तुम चलाया, गाड़ी का तो हालत खराब कर दिया, 2 साल का पुराना गाड़ी एकदम ऐसा रगड़ दिया जैसे लग रहा 5 साल से चला रहा है। करते हैं ऐसे बहुत लोग, 2 साल में एकदम कबाड़ा कर देंगे गाड़ी का। तो बोल रहे हैं कि नहीं पैसा नहीं, तो जो पेमेंट आपने कर दिया सो तो गया, वो पैसा भी गया और गाड़ी भी गया। इसी तरह से कंपनी में भी कोई शेयर होल्डर क्लेम नहीं कर सकता कि आप मेरा शेयर ले रहे हो, पुराना जो इंस्टॉलमेंट मैंने दे दिया है वो तो मेरे को वापस कर दो। नो, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। यानी पैसे जो आपने दे दिए जिस इंस्टॉलमेंट का वो भी गया और जो शेयर आपने लिया था वो शेयर भी गया। इसको क्या बोलते हैं? फॉरफीचर। यानी कि कंपनी ने शेयर को फॉरफिट कर लिया। फॉरफिट कर लिया, फॉरफिट वर्ब है, इसी का नाउन फॉर्म होता है फॉरफीचर, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद का एंट्री लिखते हैं। तो जिस जगह पे आप लोग एंट्री लिख रहे थे ना वहां पर लिखो, जहां पर एंट्री लिख रहे थे, जहां पर इस जगह पे एंट्री था वहां पर लिखो एंट्री नंबर 9, ठीक है। व्हेन शेयर्स आर forfeited by the company, when shares are forfeited by the company, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अगेन यहां पर जर्नल एंट्री में आप देख सकते हो मैंने डार्क ब्लू में लिखा है कुछ और एक आइटम मैंने लाइट ब्लू में लिखा है। लाइट ब्लू का मतलब क्या है, ये जर्नल एंट्री में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन जो डार्क ब्लू में है ये आएगा। कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर लिया, शेयर होल्डर से कंपनी ने शेयर वापस छीन लिया। अब इस शेयर का कंपनी करेगी क्या, तो समझो वापस से उसी एग्जांपल में जाते हैं, गाड़ी वाले एग्जांपल में, क्योंकि वैसे कोरिलेट करोगे ना तो बेटर समझ में आएगा। गाड़ी की कंपनी जब गाड़ी किसी पर्सन से वापस लेके आ जाती है, मान लो किसी ने खरीदा था डिफॉल्ट कर दिया, कंपनी गाड़ी उठाकर लेके आ जाती है, उसके बाद कंपनी क्या करती है, अब उसको शोरूम में तो रख नहीं सकती क्योंकि ये ब्रांड न्यू पीस तो अब रह नहीं गया, नया तो है नहीं। कंपनी क्या करती है मालूम है, यस उसमें थोड़ा बहुत ठीक ठाक करा के, क्योंकि ऑब्वियसली काफी टाइम तक वो चला है, सेकेंड हैंड कंडीशन में है, तो कंपनी देखती है उसका कंडीशन क्या है, थोड़ा बहुत जो भी मरम्मत कराना है, जो थोड़ा बहुत रिकंडीशनिंग कराना है, ठीक ठाक करा के जो भी उसमें प्रॉब्लम है वो सब करके उसको वापस से रीसेल कर देती है। बट यस वो न्यू बोल के नहीं बेचती है कंपनी, वो बोल दिया जाता है कि ये हाँ ये सेकेंड हैंड है, ऐसा करके वो बोल देती है, ठीक है, जिससे कि कस्टमर को पता रहे कि ये ब्रांड न्यू नहीं है, और ब्रांड न्यू बोल के वो शोरूम में नहीं रखती है, ठीक है, सेकेंड हैंड बोल के ही बेच देती है कंपनी। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं, इसका प्राइस भी कम होता है। ऑब्वियसली जो ब्रांड न्यू कार है उसके प्राइस से ये वाला जो कार होता है उसका प्राइस कम होता है। यहां पर कंपनी भी वही काम करती है, कंपनी ने शेयर होल्डर से शेयर वापस ले लिया। अब कंपनी क्या करेगी इस शेयर का, करना तो कुछ है नहीं, कंपनी दूसरे किसी बंदे को ढूंढती है जो शेयर लेने में इंटरेस्टेड है, और अगर उसे कोई दूसरा ऐसा बंदा मिलता है जो कंपनी का शेयर खरीदना चाहता है, कंपनी उसको बोलती है कि हम ये शेयर आपको दे देंगे, ठीक है, कंपनी क्या बोलती है, हम ये शेयर आपको दे देंगे, और कंपनी ने जो शेयर फॉरफिट किया था उसको री इशू कर देती है। जैसे गाड़ी वाले कंपनी क्या करते हैं, गाड़ी को लेकर आते हैं सीज करके, थोड़ा ठीक ठाक करा के उसको रीसेल कर देते हैं, कंपनी क्या करती है अपना शेयर फॉरफिट करके, फॉरफिट होने के बाद उसको री इशू कर देती है। तो चलो इसका भी एंट्री लिखते हैं। री इशू होने का क्या एंट्री होता है, याद रखना जब कंपनी री इशू करती है तो दो एंट्री होता है, फॉर फीचर का एक एंट्री दिख रहा है, फॉर फीचर का एक एंट्री होता है लेकिन री इशू का दो एंट्री होता है। तो लिखो व्हेन forfeited shares are reissued by the company, यानी कंपनी ने जो शेयर को फॉरफिट किया था, अगर कंपनी इसको क्या कर रही है, दोबारा से किसी दूसरे बंदे को री इशू कर रही है, तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। फॉर फीचर का स्पेलिंग समझ में आ रहा ना सबको, फॉर फीचर, ठीक है, FORFEITURE, टू शेयर कैपिटल। प्रॉब्लम नंबर 11, फॉर प्रॉफिट ऑन री इशू। कंपनी जब री इशू करती है ना तो इसमें कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है, तो इस प्रॉफिट के लिए कंपनी क्या करती है, एक एंट्री पास करती है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व।
आप ध्यान से सुनना, ये जो लास्ट की जो दो एंट्री है, एंट्री नंबर 10 एंड एंट्री नंबर 11, ये दोनों एंट्री किसकी है? रीइश्यू की। यानी कंपनी जब रीइश्यू करती है तो इसके दो एंट्री होते हैं। रीइश्यू के कितने एंट्री होते हैं? दो। फॉरफीचर के कितने एंट्री होते हैं? एक। ठीक है, लास्ट के जो ये 3 एंट्री है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज है इस चैप्टर के, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी में ज्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं, इसी में उनका मार्क्स कटता है। तो लास्ट के ये 3 एंट्री को बहुत अच्छे से याद भी कर लो, और अभी हम लोग समझेंगे भी जब प्रॉब्लम करेंगे तो। कंपनी फर्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 9 जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्या है? कंपनी ने शेयर को फॉरफिट किया। एंट्री नंबर 9 इज फॉर फॉरफीचर, 10 एंड 11 फॉर रीइश्यू, यानी कि फॉरफिट किया हुआ शेयर कंपनी रीइश्यू कर रही है। अब लास्ट में एंट्री नंबर 11 में लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन रीइश्यू, यानी कंपनी का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कैसे हो गया? तो ध्यान से समझना, कंपनी जब शेयर रीइश्यू करती है तो कंपनी का फायदा होता है। कैसे फायदा होता है? मान लो कोई कंपनी है, उसने गाड़ी बेचा, कुछ इंस्टॉलमेंट कलेक्ट किया, उसके बाद गाड़ी वाले ने इंस्टॉलमेंट फेल किया, कंपनी उसका गाड़ी सीज करके ले आई, थोड़ा ठीक ठाक करा के फिर सेम गाड़ी को उसको किसी दूसरे बंदे को बेच दिया, फिर वहां से भी कुछ पैसा आया, तो पता चला कि एक ही प्रोडक्ट 2 बार बिका। सेम गाड़ी पहले आपने किसी को बेचा था, उधर से कुछ पैसे आपने इकट्ठा किए, फिर दोबारा आपने किसी को बेच दिया। मान लो 10 लाख की गाड़ी थी, पहले बंदे को जिसको आपने बेचा था उसने क्या किया था? 3 लाख डाउन पेमेंट किया था, बाकी का 7 लाख उसको क्या करना था? इंस्टॉलमेंट में देना था। 7 लाख में से उसने 3 लाख दे दिया, 4 लाख बाकी था, उसके बाद वो डिफॉल्ट कर दिया। ठीक है, गाड़ी की कंपनी क्या करेगी? गाड़ी सीज कर लेगी, पैसा वापस करेगी? नहीं, गाड़ी सीज कर लिया, पैसा भी वापस नहीं किया, तो कंपनी ने ऑलरेडी कितना रिसीव कर लिया उस बंदे से? 6 लाख। पहले डाउन पेमेंट का 3 लाख, बाकी का 3 लाख, 6 लाख रिसीव भी कर लिया और गाड़ी भी वापस ले आई। अब उस गाड़ी में थोड़ा बहुत जो भी प्रॉब्लम है, इश्यूज है, वो सब ठीक ठाक करा के, रिकंडीशनिंग करके, थोड़ा गैराज वर्क वगैरह है ना, पॉलिश वॉलिश करके चमका के, कंपनी ने उसमें मान लो थोड़ा बहुत खर्चा किया और वापस से उसे खड़ा कर दिया बेचने के लिए। अब वो 10 लाख में तो बिकेगा नहीं, शोरूम प्राइस पे, ब्रांड न्यू के रेट पे तो जाएगा नहीं। कंपनी ने उसको बोला 8 लाख, जाओ। 8 लाख में कंपनी उसको खड़ा कर दे रही है, या 7.5 लाख में कंपनी खड़ा कर दे रही है। अब देखो, कोई बंदा आएगा, वो देखेगा यार ये तो कुछ दिन का चला हुआ गाड़ी है और ये 7.5 लाख में मिल रहा है, सेम गाड़ी ब्रांड न्यू का 10 लाख का दाम है और यहाँ 7.5 लाख, तो चलो खरीद लेते हैं। तो कंपनी ने किसी और को बेचा सेम गाड़ी 7.5 लाख में। तो कंपनी सेम कार को पहले बेची थी और वहां फर्स्ट कस्टमर से उसने 6 लाख रुपया कलेक्ट किया था, सेकंड कस्टमर से वापस कंपनी 7.5 लाख रुपया कलेक्ट कर रही है। गाड़ी सेम है लेकिन पैसे 2 बार आ रहे हैं। पहला बंदा से उसने उठाया 6 लाख रुपया, दूसरे बंदे से उसने उठाया 7.5 लाख रुपया, टोटल कितना उठा लिया? 13.5 लाख रुपया। मतलब नए वाले से भी ज्यादा उठ गया कंपनी का। अगर ब्रांड न्यू बेचती कंपनी तो उसको 10 लाख मिलते, वो फॉरफिट करा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, किसी का डिफॉल्ट हो गया, सीज हो गया, उसके बाद कंपनी उसको वापस से बेची है तो कंपनी के पास 13.5 लाख आ रहे हैं। मान लो कंपनी को ठीक ठाक, गाड़ी का थोड़ा हालत खराब था, उसको ठीक ठाक कराने में, गैरेज वगैरह में खर्च करने में 1 लाख रुपया चला गया, तो 13.5 लाख में से मान लो 1 लाख चला गया या 1.5 लाख चला गया, तो भी तो 12 लाख आया। 13.5 में से 1.5 लाख निकाल दो कि चलो गाड़ी को ठीक कराने में 1.5 लाख गया, तो भी 12 लाख आया। समझ में आ रहा है? यानी कंपनी ओवरऑल फायदे में ही है, कंपनी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तभी तो वो कंपनी चला रहे हैं। सेम हालत यहां भी होता है। कंपनी जब शेयर फॉरफिट करती है और उसके बाद दोबारा रीइश्यू करती है ना, तो यहां भी कुछ ऐसे ही सिचुएशन होता है कि कंपनी ने एक शेयर को पहले बेचा था किसी बंदे को, उसने पैसे दिए, बाद में डिफॉल्ट कर दिया, बाद में शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट कर दिया। कंपनी क्या कर रहा है? कंपनी उसका शेयर उससे वापस ले रहा है, पैसा वापस नहीं कर रहा है, शेयर वापस ले रहा है। अब सेम शेयर को वो दोबारा किसी दूसरे शेयर होल्डर को बेच रहा है। सेम शेयर पहले भी बिका, दोबारा बेच रहा है, पहले बंदे से भी कुछ कलेक्ट हुआ, दोबारा फिर सेकंड पर्सन से भी कलेक्ट हो रहा है। पुराने वाले बंदे का तो पैसा वापस नहीं किए थे और यहां पर दोबारा पैसा कलेक्ट कर लिए, मतलब 2 बार पैसे आ गए। तो कंपनी का यहां पर भी क्या होता है, अभी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, फिलहाल ऐसे सुनने के लिए समझो। यहां पर भी क्या हो रहा है? कंपनी का फायदा हो रहा है, इनकम हो रहा है। ये जो इनकम होता है ना, ये कैपिटल इनकम होता है, कैपिटल इनकम।
और इसलिए इस कैपिटल इनकम को हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। व्हाट इज कैपिटल इनकम, कौन बताएगा या बताएगी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? दो तरह का इनकम होता है ना, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। याद है क्लास 11 में कराए हैं? यस बोलो। हिंदी में बोलो चलेगा, बोलो, तुम तैयार हो जाओ तब तक, बाकी लोग बोलो। किसी को कुछ बोलना है? कुछ भी बोलो, अपने अपने ओन वर्ड्स में बोलो। आई डोंट वांट, हाँ यस ट्राई। Capital income is the income received once in a long while, which is not regular and is in the benefit of the company. यस करेक्ट टू सम एक्सटेंट, ठीक है। बोलो जैसा उसने बोला अपने हिसाब से। देखो कुछ तो दिमाग में आ रहा है ना, बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम प्रॉपर बुकेस नहीं चाहिए। ठीक बोला। कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम में एक मेन डिफरेंस तो ये है कि रेवेन्यू इनकम मतलब बिजनेस का रेकरिंग इनकम, रेवेन्यू इनकम मतलब रेगुलर नेचर का इनकम। कैपिटल इनकम रेगुलर नेचर का नहीं होता है, कभी कभी होता है, लंबे समय में कभी होता है, किसी साल में एक आध बार हो गया, किसी साल हुआ, किसी साल नहीं हुआ, मतलब कोई इसका कंसिस्टेंसी नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। कैपिटल इनकम पहला नंबर। दूसरा रेवेन्यू इनकम आप अपने बिजनेस के रेगुलर ऑपरेशन से कमाते हो, बिजनेस का जो डे टू डे एक्टिविटी होता है उससे आप रेवेन्यू इनकम कमाते हो। कैपिटल इनकम बिजनेस के रेगुलर ऑपरेशन का इनकम नहीं होता है, डे टू डे एक्टिविटी से नहीं कमाते हो, कुछ अलग चीजें हो गई वहां से आपने कमा लिया। समझ में आ रहा है? तो कैपिटल इनकम इस तरह का इनकम होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेम वैसे ही कैपिटल इनकम, रेवेन्यू इनकम। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चे जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे नहीं करते, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, सब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने मशीन खरीदा, बिल्डिंग खरीदा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब बिजनेस के रेगुलर खर्चे, सैलरी, रेंट, ये सब। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आप शेयर को इशू किए, शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट किया, आपने उससे वापस शेयर ले लिया और उसी शेयर को दोबारा नए बंदे को बेच दिया। इस पूरे घटनाक्रम में आपका प्रॉफिट हो गया। क्या ये जो प्रॉफिट है, ये जो इनकम है, ये बिजनेस का नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी का इनकम है क्या? नहीं। ये रेगुलर होने वाला इनकम है, कंसिस्टेंटली फ्रीक्वेंटली होने वाला इनकम है क्या? नहीं। तो इसका नेचर क्या बन रहा है? ये रेवेन्यू इनकम तो है नहीं, इसको पीएल में तो ट्रांसफर कर नहीं सकते। रेवेन्यू इनकम इज ट्रांसफर टू रेवेन्यू अकाउंट, यानी कि पीएल अकाउंट। तो रेवेन्यू इनकम किधर चला जाता है? पीएल में चला जाता है। पीएल को कंपनी के केस में क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। तो जो रेवेन्यू इनकम होता है वो इनकम स्टेटमेंट में जाता है। कैपिटल इनकम कभी भी आपका इनकम स्टेटमेंट या पीएल में नहीं जाता है। कैपिटल इनकम किधर जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा चीज तुम लोग को समझ में आया? एक खास बात तुम लोग नोटिस किए क्या? अभी तक हम लोग जितने भी एंट्रीज पढ़ रहे थे, सारे के सारे जर्नल एंट्री में शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट में आ रहा था। यहां पर एंट्री नंबर 9, दिस इज द फर्स्ट एंड ओनली इंसिडेंस जहां पर शेयर कैपिटल डेबिट हुआ है। इसके अलावा किसी भी एंट्री में शेयर कैपिटल डेबिट नहीं है, सभी में क्रेडिट है। कोई मेरे को लॉजिक बता सकता है फॉर फ्यूचर के टाइम पे शेयर कैपिटल डेबिट क्यों हुआ? सोचो, ट्राई करो। बताओ। So because the share is forfeited, so company capital. म्यूचुअल डिस्कशन नहीं, मेरे को बताना, आपस में एक दूसरे को नहीं बताना है। हाँ बुलंद आवाज में कोई बोलो। तुम बोल रहे हो, खुद ही मन में सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो? यस करेक्ट, यही तो है। कंपनी शेयर इशू कर रही है, कंपनी का कैपिटल बढ़ रहा है। एक बंदे ने पेमेंट ठीक से नहीं किया, डिफॉल्ट कर दिया, कंपनी उससे शेयर वापस ले ली, तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो कैपिटल है वो रिड्यूस हो जा रहा है। बस
ठीक है, चलो तो याद रखना फॉर फ्यूचर में क्या होता है, कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। फॉर फ्यूचर में क्या होता है, कैपिटल रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए हम लोग शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। चलो अब हम लोग इसको और अच्छे से कैसे समझ पाएंगे, जब हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। तो अब मेरे साथ साथ सब लोग लिखो एक प्रॉब्लम, सभी लोग एक प्रॉब्लम लिखो कॉपी में। अभी तक हम लोग कितना प्रॉब्लम किए थे इसमें, दो किए थे ना। प्रॉब्लम नंबर लिखो 3। X Limited issued 50,000 equity shares of rupees 10 at rupees 12 per share to be paid as follows. Application, allotment, first call, final call. Company received applications for 65,000 shares and rejected the excess application. Rejected the excess application. It received all the amounts except Mr. Sohan, who did not pay the final call. Company forfeited his shares. Company forfeited his shares and reissued the same to Mr. Mohan at rupees 9 per share. Pass journal entries and prepare बैलेंस शीट। क्या बोला जा रहा है देखो, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसने 50,000 इक्विटी शेयर इशू किया है जिसका फेस वैल्यू कितना है 10 रुपीज। इशू कितने में किए जा रहा है 12 रुपया में। क्या लिख रहा है देखो, शेयर ऑफ रुपीज 10 एट रुपीज 12, 10 का शेयर है, इशू कितने में कर रहे हैं 12 में। तो फेस वैल्यू से ऊपर जब इशू करते हैं तो इसको बोलते हैं इशूड एट प्रीमियम। कितना प्रीमियम ले रही है कंपनी 2 रुपया पर शेयर, ठीक है। अच्छा ये पेमेंट कैसे करना है, एप्लीकेशन पे देना है 3 रुपया, अलॉटमेंट पे देना है 4 रुपया, फर्स्ट कॉल पे देना है 3 रुपया,
लास्ट यानी कि फाइनल कॉल पे देना 2 रुपया। देखो सबको मिलाकर कितना हो रहा है, 12 रुपया हो रहा है। 3 + 4 + 3 + 2 12 हो गया, तो 12 रुपया इस तरह से कंपनी लेगी। कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आए टोटल वो 65,000 शेयर के आए, यानी कंपनी से लोगों ने कितना डिमांड किया, 65,000 शेयर। एंड इट रिजेक्टेड द एक्सेस एप्लीकेशन, लेकिन कंपनी के पास तो 65 है नहीं, कितना है कंपनी के पास 50,000, तो एक्सेस कितना हो गया 15,000, 15,000। कंपनी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया मतलब पैसा रिफंड हो गया। इट रिसीव्ड ऑल द अमाउंट्स, सारा पैसा कंपनी ने रिसीव कर लिया एक्सेप्ट सोहन, एक आदमी को छोड़कर सारा पैसा रिसीव हो गया। हु डिड नॉट पे फाइनल कॉल, सोहन जो था वो लास्ट का फाइनल कॉल नहीं दे पाया। कंपनी फॉरफिटेड हिज शेयर्स एंड रीइश्यूड द सेम टू मिस्टर मोहन, कंपनी ने उसका शेयर को फॉरफिट कर लिया और उसे एक दूसरे पर्सन मोहन को रीइश्यू कर दिया। सोहन का फॉरफिट किया हुआ शेयर मोहन को रीइश्यू कर दिया, कितने में 9 रुपीस करके। पास जर्नल एंट्री, प्रिपेयर बैलेंस शीट, आपको जर्नल एंट्री पास करना है और बैलेंस शीट बनाना है। किसका झुंझुना बज रहा है, ठीक है, चलो सब लोग जर्नल का फॉर्मेट बनाओ। एक पूरा पेज ले लो क्योंकि काफी लंबा इसमें सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अच्छा, कितना बड़ा फॉर्मेट बनाए सर, कई बार स्टूडेंट पूछते सर कितना बड़ा फॉर्मेट बनाए। देखो सिंपल है इसका आंसर, 4 इंस्टॉलमेंट है, सभी के लिए 2-2 एंट्री, टोटल कितना एंट्री हो गया 8, एक फॉर फीचर का एंट्री 9, रीइश्यू का 2 एंट्री 11, बस 11 एंट्री में कितना लगेगा अंदाज लगा के बना लो फॉर्मेट, ठीक है। चलो अब हम लोग इसका एंट्री बनाते हैं, मेरे साथ साथ सब लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। सुनो, इस प्रॉब्लम के साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, समझाऊंगा भी और इसको सॉल्व भी करेंगे। तो जिनको अगर जर्नल एंट्री नहीं समझ में आए आप लोग पन्ना पलट के पीछे रेफरेंस ले सकते हो, बाकी मैं यहां पर लिख रहा हूं आपको समझ में आएगा। सबसे पहले कंपनी क्या करती है, ध्यान से सुनना, सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करती है। कंपनी एप्लीकेशन का पैसा सबसे पहले रिसीव करेगी, तो मैं सीधा एंट्री कर रहा हूं, हेडिंग वगैरह नहीं दे रहा हूं, तुम लोग हेडिंग देना इन द बुक्स ऑफ, और जैसे फॉर्मेट बनाते हैं प्रॉपर फॉर्मेट हेडिंग दो, मैं यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, रिसीव करेगी एप्लीकेशन का पैसा, एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट, सब लोग ध्यान देना, इस चैप्टर में जर्नल एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका कैलकुलेशन अमाउंट, तो अमाउंट पे बहुत ध्यान देना। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंपनी ने कितना एप्लीकेशन रिसीव किया 65,000 का, कंपनी ने कितना एप्लीकेशन रिसीव किया 65,000, तो 65,000 का एप्लीकेशन आया और एप्लीकेशन का रेट कितना बोलो 3, तो 65,000 इंटू 3 यानी 1,95,000। कंपनी के पास कितने आए 1,95,000। सबको क्लियर है क्या? एक एक एंट्री में मैं समझाता जाऊंगा, किसी को नहीं समझ में आए पूछो। कंपनी के पास कितना पैसा आया 1,95,000। क्लियर है सबको? अब कंपनी इसमें से क्या करेगी, जो पैसा एक्सेस आ गया उसको वापस करेगी और बाकी का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करेगी, यही तो होगा। 15,000 के ऊपर ज्यादा पैसा आ गया उसको रिफंड कर देगी, 50,000 पे कैपिटल पे ट्रांसफर करेगी। चलो करते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंट्री रिवर्स हो गया, ये रिफंड के लिए। और इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कैसे पुट करेंगे ध्यान से देखना। सबसे पहले ऊपर वाले एंट्री में जो हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट किया था, यहां पर ध्यान देना सब लोग, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो क्रेडिट किया था कितना किया था 1,95,000, सेम अमाउंट विल बी डेबिटेड। डेबिट कितना होगा 1,95,000। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हर एक आने वाले प्रॉब्लम के साथ प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होगा, डिफिकल्ट होगा, तो बेस एकदम बना के चलो अमाउंट कैसे आ रहा है, कैसे डेबिट क्रेडिट हो रहा है, ताकि आने वाले प्रॉब्लम को भी समझ सको। तो जो हमने यहां पर क्रेडिट किया था
उसी को हमने यहां पर डेबिट किया है। अब रिफंड कितना हो रहा है? 15,000 का पैसा हम लोग वापस कर देंगे क्योंकि एक्सेस आ गया। बाकी का जो 50,000 है इसका पैसा हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पर हो गया 45,000, यहां पर हो गया 1,50,000। 45,000 हैज बीन रिफंडेड, 1,50,000 हैज बीन क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, मींस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ये दोनों क्लियर है? सिंपल। एंट्री तो एकदम याद कर लेना, समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट। अब एप्लीकेशन का काम खत्म। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट में, और अलॉटमेंट में जाते ही रूल बदल जाता है, सीक्वेंस चेंज हो जाता है। पहले कैपिटल वाला एंट्री, फिर बाद में बैंक वाला एंट्री। तो चलो कैपिटल का एंट्री करते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट में तभी लिखते हैं अगर कंपनी ने शेयर प्रीमियम पे इशू किया, अदरवाइज नहीं। तो टोटल अलॉटमेंट का रेट कितना है? 4 रुपया। तो 50,000 के ऊपर हमें कितना कलेक्ट करना है? 4 रुपया करके। लेकिन क्या ये 4 रुपया पूरा का पूरा फेस वैल्यू का पार्ट है? नो, इसमें 2 रुपया प्रीमियम भी है। तो जो प्रीमियम का पार्ट है ना, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दो, और जो फेस वैल्यू का पार्ट है उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। याद रखना, ये क्या है? प्रीमियम एक अलग फंड है। तो जब आप प्रीमियम के नाम पे कलेक्ट करते हो तो उसको आपको अलग रखना चाहिए। उसको आपको क्या करना चाहिए? अलग रखना चाहिए। प्रीमियम के पैसे को कैपिटल फंड से मिक्स नहीं करते हम लोग। समझ में आ रहा है? तो कैपिटल जो है ये एक अलग अमाउंट है, कंपनी इसको अलग से फंड मेंटेन करती है, कैपिटल में पैसा अलग जा रहा है। एक्स्ट्रा जो कंपनी कलेक्ट कर रही है फेस वैल्यू के ऊपर, दैट अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू अ सेपरेट फंड, सेपरेट रिजर्व, एंड द नेम ऑफ दैट रिजर्व इज सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ रिजर्व। इसमें हम लोग क्या डालते हैं? जो एक्स्ट्रा पैसा उठाते हैं फेस वैल्यू के ऊपर। समझ आ रहा है? तो हमने 2 रुपया एक्स्ट्रा उठाया था फेस वैल्यू के ऊपर, तो वो चला जाएगा प्रीमियम में, बाकी 2 रुपया कैपिटल में। अमाउंट कितना हो जाएगा? देखो यहां पर डेबिट में 2 लाख, और यहां पर 1 लाख एंड 1 लाख। क्लियर है सबको? अब इसके बाद कंपनी क्या करेगी? ये तो हो गया ड्यू का एंट्री। अब कंपनी क्या करेगी? कलेक्ट करेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जब भी कलेक्शन का एंट्री करोगे ना, तो एग्जाम में एक चीज ध्यान रखना, देखना कि इंस्टॉलमेंट में कोई फेल किया है क्या। जैसे अभी हम लोग अलॉटमेंट का एंट्री कर रहे हैं, अलॉटमेंट में कोई फेल किया है क्या? नहीं, तो हम लोग यहाँ कॉल चिन्ह डेबिट नहीं करेंगे। जिस भी इंस्टॉलमेंट का एंट्री करना, मेक श्योर कि उस इंस्टॉलमेंट पे कोई डिफॉल्ट हुआ है कि नहीं, ये चेक जरूर कर लेना। जैसे यहाँ पर कोई फेल नहीं हुआ, फेल नहीं हुआ इसका मतलब पूरा पैसा मिल गया। तो 2 लाख अपने को मिलना था, 2 लाख पूरा मिल गया। तो देखो ऊपर जो हमने 2 लाख को डेबिट किया था ना, उसी 2 लाख को यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। ध्यान से देखना, ऊपर हमने यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में डेबिट किया था 2 लाख, सेम यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट कर रहे 2 लाख। पूरा पैसा बैंक में हमने कलेक्ट कर लिया। अब हम लोग थर्ड इंस्टॉलमेंट में जाएंगे, अलॉटमेंट का काम खत्म। इसमें भी सेम, पहले ड्यू करेंगे यानी कैपिटल वाला एंट्री। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? फर्स्ट कॉल में हमें कितना लेना है बोलो तो? कितना रुपया करके? 3 रुपीस करके, 1,50,000। ये हो गया अमाउंट ड्यू। अब हम लोग इसको कलेक्शन करेंगे। तो क्या हमें फर्स्ट कॉल में ध्यान देना है, कलेक्शन का एंट्री करने के पहले कोई डिफॉल्ट हुआ है क्या? फर्स्ट कॉल में भी कोई डिफॉल्ट नहीं है।
तो यहां पर भी बिंदास हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फुल अमाउंट डाल देंगे 1,50,000 1,50,000। अगेन ध्यान देना, यहां पर हमने जो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल यहां पर डेबिट किया, सेम उसी को हमने यहां पर क्या किया, क्रेडिट किया। तो फर्स्ट कॉल का भी एंट्री हो गया, जितना ड्यू था पूरा का पूरा पैसा मिल गया, कलेक्ट हो गया। अब हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट पे जाएंगे, फाइनल कॉल पे। यहां पर भी पहले ड्यू करेंगे, कैपिटल वाला एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये ड्यू का एंट्री है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल में कितना करके रेट है बोलो तो, 2 रुपया करके। तो 50,000 शेयर के ऊपर 2 रुपया करके हमें कलेक्ट करना है, यानी टोटल कितना कलेक्ट करना है, 1 लाख। देखा क्या ये पूरा 1 लाख कलेक्ट हुआ? नो, फाइनल कॉल में पूरा कलेक्ट नहीं हुआ है, यहां पर डिफॉल्ट हुआ है। तो यहां पर जब डिफॉल्ट हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और इसके साथ हम लोग यहां पर एक और आइटम लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। अभी तक हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट के साथ कॉल्स इन एरियर डेबिट नहीं कर रहे थे, क्यों? क्योंकि अभी तक तो डिफॉल्ट नहीं हो रहा था। जब डिफॉल्ट होगा तभी कॉल्स इन एरियर डेबिट होगा। टू में क्या लिखेंगे बोलो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इक्विटी शेयर हम लोगों ने फाइनल कॉल में डेबिट किया था, कितना, 1 लाख, उसी को यहां पर क्या करो, पहले तो क्रेडिट कर लो। तो जो डेबिट हुआ था वो यहां पर हो गया क्रेडिट। अब हम लोग सबसे पहले कॉल्स इन एरियर को कैलकुलेट करेंगे। कॉल्स इन एरियर जिसने किया, सोहन नाम था ना, उसके पास कितना शेयर था, ओ शेयर नहीं लिखा हुआ है, तो यहां पर ना एक नंबर ऑफ शेयर्स मैं नहीं दिया, ठीक है। तो यहां था ना, डिड नॉट पे फाइनल कॉल, यहां पर अगर स्पेस है तो तुम लोग थोड़ा सा लिख लो एडजस्ट करके। एक मिनट रुको, ये क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, चलो हम यहां रेड पेन से लिख रहे हैं, ठीक है। ऑन 1000 शेयर, ठीक है। यानी कि सेंटेंस क्या बन रहा है बोलो, मिस्टर सोहन हु डिड नॉट पे द फाइनल कॉल ऑन 1000 शेयर्स। मिस्टर सोहन ने फाइनल कॉल पे नहीं किया, कितने शेयर के ऊपर, 1000 शेयर के ऊपर, ठीक है। तो ये ऑन 1000, फाइनल कॉल के बाद लिख लो ऑन 1000 शेयर, बस ये मिस हो गया था, क्योंकि पता ही नहीं रहेगा डिफॉल्ट कितने का हुआ, तो फिर एंट्री कैसे करेंगे। तो यहां पर 1000 शेयर के ऊपर फाइनल कॉल नहीं मिला, 2 रुपया करके, यानी कितने का पैसा नहीं मिला, 2000। तो ये 2000 रुपया जो नहीं मिला, इसको कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर कर देंगे। कॉल्स इन एरियर में डेबिट क्या करते हैं, कॉल्स इन एरियर में डेबिट वो करते हैं जो पैसा नहीं मिला। जो नहीं मिला वो किधर डेबिट होगा, कॉल्स इन एरियर में। जो मिल गया वो किधर डेबिट होगा, बैंक में। बैंक मतलब जो मिल गया, कॉल्स इन एरियर मतलब जो नहीं मिला। तो अगर 1 लाख हमें मिलना था, 2000 नहीं मिला, इसका मतलब कितना मिल गया, बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो, कितना मिल गया, 98,000, ठीक है। अभी आगे बढ़ने के पहले मैं 1 मिनट टाइम दे रहा हूं तुम लोग को। जितने भी एंट्रीज अभी तक हम लोगों ने किए, एक बार देखो तो सबको समझ में आ रहा है क्या। 1 मिनट का टाइम दे रहे सब लोग, अभी तक देखो सारे के सारे एंट्री स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, एंट्री विथ अमाउंट, जितने भी एंट्री है विथ अमाउंट, देखो सब समझ में आ रहा है, कैसे डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कितना अमाउंट हो रहा है, सारे जर्नल एंट्री को देखो और अमाउंट को देखो, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछना। सबको समझ में आया? किसी को कुछ पूछना, कोई भी एंट्री अगर नहीं समझ में आया या फिर कैलकुलेशन नहीं समझ में आया तो पूछो। सबको समझ में आ रहा है पक्का? तुमको सब तक समझ में? सुभाषिस ठीक है। अब इसके आगे यहां तक का स्टोरी तो वही है जो हम लोगों ने पिछले प्रॉब्लम में किया था, है ना। सारा का सारा इंस्टॉलमेंट को ड्यू करना, कलेक्ट करना, ये तो हमने पिछले प्रॉब्लम में किया था। अब इसके बाद से ध्यान देना क्योंकि अब ये नया कर रहे हैं। ये जो मिस्टर सोहन है जिसके पास 1000 शेयर था और उसने फाइनल कॉल नहीं दिया, कंपनी इसको बार बार कॉल की होगी, रिक्वेस्ट की होगी आप दे दीजिए, इसने नहीं दिया। फाइनली मजबूरी में कंपनी को क्या करना पड़ा, इसका शेयर फॉरफिट करना पड़ा। तो प्रॉब्लम में उतना बोलेगा नहीं, कंपनी कॉल कर रही है, मांग रही है, उतना वो सब नहीं बताएगा। प्रॉब्लम में सीधा बोलेगा शेयर फॉरफिट हो रहा है। तो ये शेयर जो है जिसके ऊपर 2000 रुपया नहीं मिला, ये कंपनी फॉरफिट कर रही है। तो अब इसके बाद सारा इंस्टॉलमेंट का तो एंट्री हमने कर दिया, 4 इंस्टॉलमेंट था, चारों का 2-2 एंट्री करके हमने 8 एंट्री कर दिया। अब इसके बाद आगे क्या एंट्री करेंगे, फॉरफीचर, क्योंकि इसके बाद फॉरफीचर हो रहा है। तो फॉरफीचर का एंट्री क्या करेंगे, मैंने पहले ही बताया है इस चैप्टर में जो एंट्री होता है वो सेम ही होता है। तो एंट्री जो है हम लोग छाप देंगे, जो हमने पहले लिखा था ना, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था सेम एंट्री यहां पर। तो पहले एंट्री लिख लेते हैं। क्या एंट्री होगा सर फॉरफीचर का, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। याद रखना फॉरफीचर एकमात्र ऐसा केस होता है जहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, डेबिट में चला जाता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन एरियर, 2 शेयर फॉरफीचर। अब तुम लोग बोलोगे सर एक और डेबिट किया था आपने, हाँ राइट, सिक्योरिटी प्रीमियम एक और डेबिट हुआ था, पर वो जब केस आएगा तब एक्सप्लेन करेंगे, अभी फिलहाल वो केस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने जब लिखा था एंट्री तो उसमें कलर मैंने चेंज किया था, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम फॉरफीचर के टाइम पे कभी कभी डेबिट होता है, कभी कभी नहीं होता है, और कब डेबिट होता है हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे खुद ही क्लियर होगा। फिलहाल दिस इज नॉट दैट केस, ठीक है। तो अभी फॉरफीचर के लिए जो नॉर्मल एंट्री है, फॉरफीचर का नॉर्मल एंट्री याद रखना क्या होता है, फॉरफीचर का नॉर्मल एंट्री ये होता है जो अभी दिख रहा है। फॉरफीचर का नॉर्मल एंट्री होता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन एरियर, 2 शेयर फॉरफीचर, ठीक है। याद रखना फॉरफीचर का नॉर्मल एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन एरियर, 2 शेयर फॉरफीचर, ये नॉर्मल एंट्री है। इसी सिचुएशन में शेयर कैपिटल डेबिट होता है, इसके अलावा कभी डेबिट नहीं होता। अब हम लोग इसमें फिगर कैसे पुट करेंगे, एंट्री तो सारे स्टूडेंट याद कर लेते हैं, तुम लोग को भी याद कर लेना है क्योंकि सारे प्रॉब्लम में एंट्री सेम रहेगा। तो अब इसमें फिगर कैसे पुट करेंगे, ध्यान से देखना। टोटल कितने शेयर को फॉरफिट कर रही है कंपनी, 1000 शेयर, क्योंकि सोहन जिन्होंने डिफॉल्ट किया है उसके पास कितना शेयर था, 1000। तो कंपनी ने वो 1000 शेयर डिफॉल्ट वाला 1000 शेयर कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, क्योंकि सोहन ने पैसे नहीं दिए तो कंपनी ने क्या किया, सोहन का 1000 शेयर फॉरफिट कर लिया। तो कंपनी जो फॉरफिट कर रही है वो 1000 शेयर है। इस 1000 शेयर की जो टोटल फेस वैल्यू है वो कितनी थी, 10 रुपीज।
तो यहां हमने लिख दिया 10 रुपीज। अब देखो ध्यान से देखना, कॉल्स इन एरियर का मतलब जो पैसा नहीं मिला, और शेयर फॉर फीचर का मतलब जो पैसा मिल गया। फॉर फीचर का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। यहां पर ये जो वर्ड है ना फॉर फीचर, इसका मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताते हैं। फॉर फीचर का मतलब होता है जब्त कर लेना, कब्जा कर लेना। तो आप जब्त किसको कर सकते हो? जो पैसा मिल गया उसको जब्त करोगे, या जो नहीं मिला उसको जब्त करोगे? अरे जो पैसा मिला ही नहीं उसको जब्त क्या करोगे? जो पैसा आपको मिल गया उसको तो जब्त करोगे ना। समझ में आ रहा है? तो कंपनी कौन सा अमाउंट फॉरफिट कर सकती है? जो कंपनी ने रिसीव कर लिया। जो अमाउंट कंपनी ने रिसीव ही नहीं किया उसको फॉरफिट भी तो नहीं कर सकती। तो फॉरफिचर का मतलब याद रखना हमेशा पेड अमाउंट। इसका मतलब पेड, जो शेयर होल्डर ने पे कर दिया कंपनी को वही तो कंपनी फॉरफिट करेगी। और कॉल्स इन एरियर का मतलब अनपेड, जो पे नहीं हुआ वो कॉल्स इन एरियर हो गया। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर कितना हुआ था? शेयर होल्डर ने सिर्फ लास्ट का पैसा नहीं दिया था, फाइनल कॉल का, यानी कि अनपेड कितना है? सिर्फ 2 रुपया। 1000 इंटू 2, और इसका मतलब 10 में से 2 रुपया पे नहीं हुआ, तो बाकी कितना पे हो गया? 8 रुपया। अब यहां पर फिर से स्टूडेंट बोलेंगे सर 2 रुपया तो प्रीमियम का भी पे किया है। तो प्रीमियम का जो पेमेंट हुआ, इसमें आज एक गोल्डन रूल बता रहे हैं। इस चैप्टर का गोल्डन रूल है, अकाउंट्स का नहीं। एक मंत्र है, उसको याद कर लो। इस चैप्टर में हमेशा चैंटिंग करते रहना मन में, भूलोगे नहीं। और एग्जाम में ये सिली मिस्टेक का एक एरिया है जहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं। तो मन में बोलो, प्रीमियम वंस पेड कैन नॉट बी फॉरफिटेड। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे 4 बार। सब लोग बोलना लाउड एंड क्लियर। क्या बोलना? बोलो। हम बोल रहे हैं, मेरे पीछे पीछे बोलो। प्रीमियम वंस पेड कैन नॉट बी फॉरफिटेड। बोलो, प्रीमियम वंस पेड कैन नॉट बी फॉरफिटेड। वन टाइम, फिर बोलो, प्रीमियम वंस पेड कैन नॉट बी फॉरफिटेड। अगेन, प्रीमियम वंस पेड कैन नॉट बी फॉरफिटेड। लास्ट एंड लाउड, प्रीमियम वंस पेड कैन नॉट बी फॉरफिटेड। ठीक है, प्रीमियम एक बार अगर पेमेंट हो गया उसको फॉरफिट नहीं किया जा सकता। हम लोग एक मूवी आया था, उसका नाम था पीके। उसमें दिखाया जाता ना कि एक फीमेल है एक्ट्रेस, उसका मनी बैग जो होता है, वॉलेट होता है, वो मंदिर के दान पेटी में गलती से गिर जाता है। और वहां पर फिर वो बोलता है कि गलती से गिर गया। तो जो मंदिर के पुजारी होते हैं, पुरोहित होते हैं, वो बोलते हैं नहीं, जो गिर गया वो वापस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मंदिर के दान पेटी में जो गया वो भगवान जी को चढ़ावा चढ़ गया, वो आपको वापस नहीं मिल सकता। ऐसा एक सीन था, याद है क्या किसी को? तो इसी तरह से समझ लो कि सिक्योरिटी प्रीमियम एक ऐसा फंड है, ध्यान से सुनना, सिक्योरिटी प्रीमियम एक ऐसा फंड है जो आपने एक बार उसमें पैसा डाल दिया वो वापस निकलता नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अगर मान लो कोई पैसा प्रीमियम में चला गया, आप बोलोगे हम उसको कब्जा कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, प्रीमियम का पैसा तो प्रीमियम के खाते में गया, आप उसको ना वहां से निकाल सकते हो, ना उसको फॉरफिट कर सकते हो, जब्त कर सकते हो। वो अलग ही फंड है, वो फंड ही अलग है। तो जब्त कौन सा पैसा हो सकता है? जो फेस वैल्यू का अमाउंट है, बस वही फॉरफिट हो सकता है। जो फेस वैल्यू का अमाउंट है सिर्फ वही फॉरफिट हो सकता है, प्रीमियम का अमाउंट फॉरफिट नहीं हो सकता। याद रहेगा ये चीज, प्रीमियम का अमाउंट फॉरफिट नहीं हो सकता, सिर्फ फेस वैल्यू का अमाउंट फॉरफिट हो सकता है। और फेस वैल्यू का अमाउंट हम लोग किधर ट्रांसफर करते हैं? बोलो, फेस वैल्यू का अमाउंट हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। याद आ रहा है? तो इसीलिए फॉरफिचर जो होता है ना, सिर्फ फेस वैल्यू वाला पार्ट होता है। तो फेस वैल्यू कितना था? 10 रुपया। उसमें से फाइनल कॉल नहीं मिला 2 रुपया, बाकी का मिल गया 8 रुपया। तो जो 2 रुपया नहीं मिला अनपेड, कॉल्स इन एरियर में डालो। 8 रुपया जो मिल गया पेड, शेयर फॉरफिचर में डालो। क्लियर है? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट कैसे लिखेंगे? देखो यहां पर डेबिट में आ जाएगा 10,000, क्रेडिट में आ जाएगा 2,000, यहां पर आ जाएगा 8,000। फिर से याद रखना, कॉल्स इन एरियर मतलब अनपेड मनी, और शेयर फॉरफिचर का मतलब पेड मनी। इसके बाद सभी लोग यहां पर एक लिखो, जो हमारा स्लोगन है इस चैप्टर का, गोल्डन रूल। क्या? प्रीमियम वंस पेड कैन नॉट बी forfeited।
ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग नेक्स्ट एंट्री में जाते हैं। अब फॉरफीचर तो हो गया, अब एक आखिरी चीज बचा। क्या आखिरी चीज बचा? कंपनी ने फॉरफिट करने के बाद वो शेयर को दोबारा इशू किया, मिस्टर मोहन को 9 रुपीज में इशू किया। तो रीइशू का कितना एंट्री होता है? एक या दो? दो एंट्री होता है, याद रखना, रीइशू का 2 एंट्री होता है। पहला एंट्री रिसीव करने का, पहला एंट्री। अच्छा एंट्री क्या होगा सर? एंट्री वही जो लिखा है तो वही होगा, ठीक है, याद है तो ठीक है, अदरवाइज पन्ना पलट के देख लो, ठीक है। चलो लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर इसके बाद शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो जब हम लोग शेयर को फॉरफिट कर रहे थे तो कंपनी का कैपिटल डिक्रीज हो रहा था। शेयर फॉरफिट होने से क्या होता है? कंपनी का कैपिटल रिड्यूस हो रहा है ना, इसीलिए कैपिटल डेबिट में चला गया। लेकिन अब दोबारा से कंपनी फॉरफिट किए हुए शेयर को फिर से मार्केट में इशू कर रही है दोबारा से, तो फिर से कैपिटल इंक्रीज हो जा रहा है, तो इसीलिए फिर से देखो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया। समझ में आ रहा लॉजिक? अब कंपनी ने कितना शेयर रीइश्यू किया? 1000 शेयर। कितना करके रीइश्यू किया? 9 रुपीज करके। अब 10 रुपया फेस वैल्यू है और कंपनी रीइश्यू कर रही है 9 में, तो कंपनी का 1 रुपया का नुकसान हो गया ना। फेस वैल्यू के हिसाब से पकड़ो तो कंपनी का शेयर का जो नॉर्मल फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है, ये वो कितना है? 10। यानी मिनिमम कंपनी को 10 रुपया तो लेना ही चाहिए था आइडियली। डिस्काउंट पे तो इशू किया नहीं जा सकता। हम लोगों ने पढ़ा है कोई भी कंपनी का जो शेयर होता है वो या तो पार पे इशू किया जाता है या तो प्रीमियम पे। डिस्काउंट में इशू करना बाय लॉ प्रोहिबिटेड है इनिशियली, ठीक है। पर यहां पर रीइशू के केस में कंपनी ऐसा कर सकती है अगर कंपनी चाहे तो। ऐसा एग्जाम में भी तुम्हें प्रॉब्लम मिलेगा, ठीक है। नॉर्मली जब फर्स्ट इशू होता है ना, कंपनी जब फर्स्ट टाइम इशू करती है वो सिचुएशन अलग होता है। ये नॉर्मल इशू नहीं है, ये रीइशू है। दिस इज नॉट नॉर्मल इशू। समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या फेस वैल्यू से नीचे इशू किया जा सकता है? यस, इस केस में किया जा सकता है। तो कंपनी का जो फेस वैल्यू होता है वो मिनिमम प्राइस होता है, उसमें कंपनी शेयर इशू करती है। नॉर्मली उससे कम में कंपनी शेयर इशू कर नहीं सकती। लेकिन यहां तो कंपनी फेस वैल्यू से कम में इशू कर रही है, रीइशू कर रही है, तो कंपनी का 1 रुपया का लॉस हो रहा है। तो ये लॉस का भरपाई कंपनी कहां से करेगी मालूम है? जो पहले वाले शेयर होल्डर से पैसा जो जब्त किया था ना, वहां से इसको एडजस्ट करेगी। तो पिछले वाले शेयर होल्डर से, सोहन से, जो पैसा कंपनी ने जब्त किया था उसको किधर रखा था? देखो तो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में रखा था। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में रखा था ना, देखो ऊपर वाले एंट्री में। कंपनी ने प्रीवियस शेयर होल्डर से जो पैसा फॉरफिट किया उसको किधर रखा था? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। अब वहां से निकाल के इस लॉस को एडजस्ट कर लेंगे। तो यहां पर लॉस कितना का हो रहा है? 1000 शेयर के ऊपर 1 रुपया का लॉस हो रहा है। 1000 शेयर के ऊपर 1 रुपया का लॉस हो रहा है। दिस इज लॉस, दिस इज लॉस। लेकिन इस लॉस को हमने शेयर फॉर फ्यूचर की जगह क्यों लिख दिया? हम लोग इसको लॉस क्यों नहीं लिख रहे हैं या कुछ और नाम लिख? बिकॉज देखो ध्यान से, पुराना वाला जो हमारा शेयर होल्डर था ना, उससे भाई हम लोगों ने ऑलरेडी 8000 लेके रख लिया। जो पुराना शेयर होल्डर था, क्या नाम था उसका? सोहन। उसने ऑलरेडी एप्लीकेशन दे दिया था, अलॉटमेंट दे दिया था, फर्स्ट कॉल भी दे दिया था। बस लास्ट का डिफॉल्ट कर गया जिसकी वजह से हमने फॉरफिट कर लिया। तो जो भी पैसा सोहन ने दिया वो तो हमने लौटाया नहीं, वो पैसा हमने लेके क्या कर लिया? अपने पास रख लिया। वो किधर रखा था हमने? एक अलग सेपरेट अकाउंट में रखा था, शेयर फॉर फ्यूचर। इस अकाउंट का मतलब क्या है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में वो पैसा रखते हैं जो पुराने वाले शेयर होल्डर से हमने फॉरफिट कर लिया था। पुराने वाले शेयर होल्डर से जो पैसा जब्त हो गया था, फॉरफिट हो गया था, उसको शेयर फॉर फ्यूचर में रखा जाता है। तो मेरे पास 8000 रुपया यहाँ पर पड़ा हुआ है जो पुराने वाले शेयर होल्डर से फॉरफिट किए थे। अब इसी पैसे से निकाल के यहाँ रीइशू का लॉस को भरपाई कर लेंगे। नुकसान का भरपाई करना होगा ना, तो इस लॉस का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर से। समझ में आया? कैपिटल में वापस कितना चला जाएगा? 10 रुपया। शेयर कैपिटल में वापस कितना चला जाएगा? कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे 10 रुपया। तुम बोलोगे सर 10 रुपया तो कलेक्ट ही नहीं हुआ, कैसे ट्रांसफर करेंगे? अरे 10 रुपया नहीं कलेक्ट हुआ, 9 रुपया कलेक्ट हुआ। तो 9 रुपया रीइश्यू में कलेक्ट हुआ, उसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, और 1 रुपया जो पुराना शेयर होल्डर से जो जमा करके रखे थे शेयर फॉर फ्यूचर, वहां से निकाल कर ट्रांसफर करेंगे। तो कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है 10 रुपया।
इसमें से 9 रुपया हम लोग कलेक्ट करके ट्रांसफर कर रहे हैं, 1 रुपया पुराने वाले से जो जब्त किए थे वो वाला ट्रांसफर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, यहां आ रहा है कितना 9000, यहां पर आ रहा है 1000 और यहां पर आ रहा है 10000। ये सब कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखो तो अब देखो फॉर फ्यूचर में कैपिटल हमने डेबिट कितना किया था 10000, क्योंकि कैपिटल कम हो रहा था। रीइश्यू में वापस कैपिटल क्रेडिट कितना हो गया 10000, जो घटा था वापस से बढ़ गया। अब रीइश्यू का एक और एंट्री होता है लास्ट एंट्री, वो इधर करना पड़ेगा। क्या एंट्री होता है लास्ट एंट्री बोलो? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब ध्यान से देखो, पुराना वाला जो शेयर होल्डर था जिसका नाम था मिस्टर सोहन, उसने कितने शेयर पे कितना रुपया करके डिफॉल्ट किया था? तो तुम्हारा आंसर होगा कि सर उसने 1000 शेयर पे 2 रुपया करके डिफॉल्ट किया था। और उसने कितने शेयर पे कितना करके पे किया था? तो उसने 1000 शेयर पे 8 रुपया करके पे किया था। प्रीमियम को छोड़कर बात कर रहे हैं। तो हमने प्रीवियस शेयर होल्डर से कितना फॉरफिट किया? ध्यान से देखो, प्रीवियस शेयर होल्डर से हमने 8000 फॉरफिट किया। 1000 शेयर के ऊपर 8 रुपया करके हमने 8000 प्रीवियस शेयर होल्डर से फॉरफिट किया। इसमें से हमने 1000 रुपया निकालकर लॉस को एडजस्ट कर लिया। 1000 शेयर के ऊपर 1 रुपया करके हमारा लॉस एडजस्टमेंट में चला गया। बाकी कितना बचा? अभी भी हमारे पास 1000 शेयर के ऊपर 7 रुपया करके बचा हुआ है ना, बचा है तो 7000। ये हमारे लिए फायदा हो गया। हमने जो 8000 रुपया जब्त किया था पुराने वाले से, उसमें से 1000 रुपया तो लॉस एडजस्ट करने में चला गया, लेकिन बाकी का 7000 तो बच गया ना। ये तो कंपनी का गेन है कि नहीं? ये कैपिटल इनकम है, इसलिए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। समझ में आया? तो देखो शेयर फॉर फ्यूचर में क्रेडिट कितना हुआ था? फर्स्ट वाले एंट्री में देखो, शेयर फॉर फ्यूचर में क्रेडिट कितना हुआ था 8000, और डेबिट कितना हो रहा है? यहां 1000 और यहां 7000। तो जितना क्रेडिट हुआ था उतना ही डेबिट भी हो गया। इस पूरे चैप्टर में मैंने बोला था कि हर जगह पे एंट्री का रिवर्सल होगा। जो डेबिट हो रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। जैसे कि स्टार्टिंग में मुझे याद है, जब मैंने ये चैप्टर को स्टार्ट किया था तो क्लास में किसी ने पूछा था कि सर इसका लॉजिक क्या है, या फिर क्यों डेबिट कर रहे क्रेडिट कर रहे हैं। तो मैंने बताया था यहां पर इस चैप्टर में जो भी हम लोग डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं ना, जो नया नया नाम आप लोग सुन रहे हो, एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, ये सारे टेम्पररी अकाउंट है। हम लोग इस चैप्टर में जो भी अकाउंट यूज कर रहे हैं ना, ऑल दीज आर टेम्पररी अकाउंट, जो बाद में जाके नलिफाई हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तुम ध्यान से देखो, यहां पर स्टार्टिंग में फर्स्ट एंट्री में देखो, फर्स्ट एंट्री में हमने क्रेडिट किया। क्या क्रेडिट किया? ध्यान से देखो, हमने क्रेडिट किया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्रेडिट किया, बाद में जाके ये डेबिट हो गया, खत्म, कैंसिल। फिर देखो यहां पर हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया, फिर यहां पर जाके वो सेम अमाउंट से, अमाउंट भी देखना, जितने से डेबिट कर रहे हैं उतने से क्रेडिट हो जा रहा है, खत्म, कैंसिल। फिर देखो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1,50,000 से डेबिट हुआ, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1,50,000 से क्रेडिट हो गया। आगे देखो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1,00,000 से डेबिट हुआ, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1,00,000 से क्रेडिट हो गया। सब कट रहा है। तो ये सारे जो अकाउंट हम लोगों ने जर्नल एंट्री में देखा कि नए नए अकाउंट आ रहे थे, तुम लोग पूछ रहे थे सर इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं है, ये एंट्री करने का तरीका है। ये सारे जितने भी अकाउंट है, ये सारे के सारे क्या है? टेम्पररी अकाउंट है। ये बस हम लोग फॉर द टाइम बिंग बुक में रिकॉर्ड करते हैं, बाद में वो कैंसिल होकर नलिफाई हो जाता है। समझ में आया? चलो अब आगे तुम लोग देखो, यहां पर ध्यान से देखना, फाइनल कॉल के एंट्री में, फाइनल कॉल के एंट्री में तुम लोग देखो, कॉल सिनेरियर हमने डेबिट किया था। देखो ध्यान से, कॉल सिनेरियर हमने कितना डेबिट किया था? 2000। इधर देखो कॉल सिनेरियर क्रेडिट हो गया 2000, ये भी नलिफाई हो गया, खत्म, कैंसिल। इसके बाद वापस से देखो, शेयर फॉर फ्यूचर हमने क्रेडिट किया था, कितना?
8,000, इधर शेयर फॉर फ्यूचर 1,000 और इधर शेयर फॉर फ्यूचर 7,000 डेबिट हो गया। 8,000 जो क्रेडिट हुआ था वो भी डेबिट हो गया। यानी घूम फिरकर इस चैप्टर में हम लोग बस खाली डेबिट क्रेडिट बुक एंट्री कर रहे हैं। हर चीज जो नया नया अकाउंट है, कॉल चेन एरर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ये जितना भी है ये सब एक बार क्रिएट हो रहा है लेकिन बाद में जाके कैंसिल हो जा रहा है ऑपोजिट साइड में। जो डेबिट वाला है वो क्रेडिट में जाके कैंसिल हो रहा है, जो क्रेडिट वाला है वो डेबिट में जाके कैंसिल हो रहा है। तुम बोलोगे सर कैपिटल रिजर्व तो कैंसिल नहीं हुआ, ये तो क्रेडिट में आया, क्रेडिट ही में रह गया, इसको तो हमने रिवर्स नहीं किया, नलिफाई नहीं किया। हाँ, ये कैंसिल नहीं होता है, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। किधर? रिजर्व एंड सरप्लस में। बैलेंस शीट में ये किधर चला जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। सर रिजर्व एंड सरप्लस किधर आता है? शेयर होल्डर फंड में। शेयर होल्डर फंड किधर आता है सर? इक्विटी एंड लायबिलिटी में। वो किधर आता है सर? शेड्यूल 3 के बैलेंस शीट में। समझ में आया तुम लोग को? ये हम लोग कर चुके हैं। तो ये कैपिटल रिजर्व जो है ये रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट बन जाएगा। क्लियर है? और जितने भी आइटम जो रिवर्स हो गए क्या वो बैलेंस शीट में आएंगे? नहीं, वो तो कैंसिल हो गया ना। बैलेंस शीट में जो चीज खत्म हो गया वो थोड़ी आता है, जो बच जाता है वो आता है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, कॉल्स इन एरियर, शेयर फॉर फ्यूचर, ये सब तो कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। क्या ये बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगा? नो, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया। बैलेंस शीट में वही आएगा जो कैंसिल नहीं हो रहा, नलिफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो इस प्रॉब्लम में हमें बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला गया, तो चलो हम लोग बैलेंस शीट भी बनाते हैं। जल्दी सा बैलेंस शीट का फॉर्मेट सब लोग बनाओ। 1 मिनट रुको, इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं। तो अब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। यहां पर बैलेंस शीट एज ऑन। अब बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट कंपनी का होता है वो शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहां पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर लिखेंगे नोट नंबर, फिर 2 अमाउंट का कॉलम, अमाउंट एंड अमाउंट। सबसे फर्स्ट हेडिंग हम लोग देंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर सबसे फर्स्ट आइटम ध्यान देना, क्या लिखते हैं? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में 2 चीजें आती है। नंबर ए शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में हम लोग अब कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखना। कंपनी का मार्केट में अभी कितना शेयर है? कंपनी का मार्केट में अभी कितना शेयर है? 50,000 शेयर। कैसे? कंपनी ने इश्यू किया था 50,000 शेयर, बाद में कंपनी ने फॉरफिट कर लिया 1,000 शेयर, तो जो फॉरफिट हो गया माइनस कर दो। लेकिन फिर बाद में रीइश्यू भी हो गया 1,000, तो जो फॉरफिट हो गया उसको माइनस करो और जिसका री इशू हो गया उसको प्लस करो। घूम फिर के कंपनी का वापस से अभी कितना शेयर हो गया मार्केट में? 50,000। कंपनी का मार्केट में भी कितना शेयर हो गया? 50,000। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 each। 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 each। कितना बोलो तो कितना होगा? ये 5 लाख रुपया हो गया। नंबर बी रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में ना 2 चीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा? फिर यहां ध्यान दो,
सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा, ध्यान से देखो। हम लोगों ने थर्ड वाले एंट्री में, ध्यान से देखना, थर्ड वाले एंट्री में हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में 1 लाख रुपया क्रेडिट किया था। यानी कि हम लोगों ने 1 लाख रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर किया, यानी जो पैसा अलॉटमेंट में आया उसमें 1 लाख का प्रीमियम भी था, वो कहां चला गया, सिक्योरिटी प्रीमियम के फंड में चला गया। अगेन बता रहे सिक्योरिटी प्रीमियम इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ फंड और रिजर्व। ये रिजर्व सरप्लस में जाता है। कितना गया था सिक्योरिटी प्रीमियम में, 1 लाख। तो बैलेंस शीट में हम लोग कितना लिखेंगे, 1 लाख। तो यहां पर लिखो फर्स्ट कॉलम में 1 लाख। कैपिटल रिजर्व में कितना गया, देखो ऊपर 7000, तो कैपिटल रिजर्व में लिखेंगे 7000। टोटल रिजर्व एंड सरप्लस में 1,07,000। दैट्स इट। अब यहां पर ये हो गया लायबिलिटी साइड कंप्लीट, 6,07,000 लायबिलिटी साइड हो गया। अब हम लोग एसेट्स के साइड में देखेंगे। एसेट के साइड में हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, करंट एसेट। देखो बैलेंस शीट शेड्यूल 3 का जो बनता है इसमें बहुत सारे हेडिंग सब हेडिंग होते हैं, पर यहां पर जो रेलेवेंट है वही लिखेंगे, सारा बैलेंस शीट लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। करंट एसेट, इसके अंदर लिखेंगे नंबर ए, क्या लिखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और इसके अंदर लिखेंगे कैश एट बैंक। कैश एट बैंक में अमाउंट कहां से लाएंगे, तो जितना भी जर्नल एंट्री हमने पास किया, ध्यान से देखो, जितना भी जर्नल एंट्री हमने पास किया, जहां जहां बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है इसका मतलब रिसीव कर रहे हैं, और जहां बैंक क्रेडिट हो रहा है इसका मतलब पेमेंट कर रहे हैं। तो जितना भी डेबिट हुआ है वो सबको प्लस करो, और जहां पर बैंक क्रेडिट हुआ है उसको माइनस करो। चलो फटाफट करो। तो बैंक अकाउंट जहां जहां डेबिट हुआ है प्लस करो, और जहां पर बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ माइनस करो। चलो बताओ कितना आ रहा है। बैंक अकाउंट जिधर डेबिट हुआ है उसको प्लस करो, और जहां पर क्रेडिट हुआ है उसको माइनस करो। फास्ट सभी लोग करो। चेक हो गया, 6,07,000। सब लोग करो। एक का आंसर आने का मतलब रुकना नहीं है, सब लोग अपना अपना कैलकुलेट करो। बैंक जो डेबिट है उसको ऐड करो, हाँ 6,07,000 आया सबका, ठीक। तो अगर आप ठीक से करते हो तो आपका दोनों तरफ सेम अमाउंट आ जाएगा, बैलेंस शीट आपका टैली हो जाएगा। ये कब होगा, जब आप ठीक से करोगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम में किसी को कोई प्रॉब्लम है, हाँ आप शेयर फर्टिलाइजर का नरेशन नहीं, नरेशन अच्छा ठीक है, लिखवा देना, नरेशन भी तो इम्पोर्टेंट है, लिखा दे। और एक चीज बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट से नहीं, नोट्स टू अकाउंट देखो बनता है, अभी फिलहाल नोट्स टू अकाउंट नहीं बना रहे, ठीक है। बैलेंस शीट में एक्चुअली जो हम लोग डिटेलिंग दिखाते हैं वो नोट्स टू अकाउंट में ही दिखाते हैं, पर अभी क्योंकि अपने क्लास में कर रहे हैं, अपने को टाइम थोड़ा सेव करना है, तो अभी ये जो नोट्स टू अकाउंट वाला पार्ट है ना इधर ही दिखा दे रहे हैं, ठीक है। हाँ एग्जाम में तो बनेगा, वही तो बोले, हम नहीं बोल रहे एग्जाम में नहीं बनाना है, क्लास में अपने को टाइम सेव करना है। सर सेकंड बंदे से हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं, क्या सेकंड बंदे को जो शेयर रीसेल किए थे उससे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं। नहीं, देखो ये क्वेश्चन कोई सर पैर नहीं है। सेकंड वाले बंदे से सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिए, ये तो कंपनी का डिसीजन है। अपने को क्वेश्चन में बोला है कि रीइशू 9 रुपीज पे हो रहा है, तो अब अपने दिमाग नहीं लगाएंगे कि नहीं 12 पे क्यों नहीं हो रहा है। अगर क्वेश्चन में जैसा बोलेगा वैसा, अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रीइशू पे प्रीमियम नहीं हो सकता, रीइशू पे भी हो सकता है प्रीमियम। अगर प्रॉब्लम में बोलेगा तो हम लोग वैसे भी करेंगे, पर इस प्रॉब्लम में बोल रहा है कि रीइशू जो है वो 9 रुपीज में हो रहा है, तो अपने वही फॉलो करेंगे, उसमें दिमाग लगाने का कुछ है नहीं। पर वैसे तुम पूछे हो तो चलो तुम्हारे सेटिस्फैक्शन के लिए बता दे रहे हैं। नॉर्मली रीइशू जब होता है ना तो ओरिजिनल इशू से कम प्राइस पे होता है,
नॉर्मली रीइश्यू जब होता है तो ओरिजिनल इशू जितने पे हुआ था उससे कम प्राइस पे रीइश्यू होता है। जैसे कि मान लो कोई गाड़ी जब पहली बार शोरूम से बिकता है ब्रांड न्यू, तो जिस प्राइस पे बिकता है, मान लो दोबारा जब उसको हम कंपनी सीज करके लाती है, ठीक ठाक करा के वापस से शोरूम में रखती है, तो सेम प्राइस पे बिकता है क्या? जो ओरिजिनल फर्स्ट टाइम जब सेल हुआ था सेम प्राइस पे बिकता है? अब तो पुराना हो गया ना, यूज्ड है, सेकंड हैंड है। तो अब जब सेकंड टाइम उसको रीसेल करेंगे तो ओरिजिनल प्राइस जो फर्स्ट टाइम आया था वो फेच नहीं कर पाएगी, तो उसको क्या थोड़ा कम में रीसेल करना पड़ेगा, है कि नहीं? शेयर के केस में क्या है? अब शेयर तो कोई ऐसा चीज नहीं है कि आप फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड बोल के कुछ होता है, ये तो कोई सामान नहीं है कि इसमें फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड है। तो शेयर में हम लोग क्यों कम करते हैं? ध्यान से समझो। अगर कंपनी ने शेयर इशू किया स्टार्टिंग में, मान लो जिस भी प्राइस पे किया था, जैसे इस प्रॉब्लम में बोल रहा है 12 रुपया, तो स्टार्टिंग में कंपनी जब शेयर इशू किया था ओरिजिनली तो 12 रुपया पे किया था स्टार्टिंग में। उसमें से बाद में जाके एक शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट कर दिया, कंपनी ने उसका शेयर फॉरफिट कर लिया, ठीक है। अब फॉरफिट कर लिया, बाद में उसी शेयर को कंपनी एक दूसरे बंदे को रीइशू कर रही है, तो दूसरा बंदा क्या बोलेगा? दूसरा बंदा बोलेगा कि ये जो पैसा है ना, आप बाकी लोगों को इंस्टॉलमेंट का फैसिलिटी दिए थे, आप मेरे को भी दो, मैं इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करूंगा धीरे धीरे करके, क्योंकि आपने पहले जब इशू किया था ओरिजिनली तो आपने एक बार में पूरा पैसा तो लिया नहीं था, आपने इंस्टॉलमेंट में लिया था। अभी आप मेरे को भी वो फैसिलिटी दो धीरे धीरे करके पे करने का इंस्टॉलमेंट में। तो कंपनी क्या बोलेगी? बोले देखो भाई, उस टाइम पे हमने बहुत सारा शेयर एक साथ इशू किया था, एक प्रोसेस चल रहा था कंपनी में, हमने फ्रेश इशू निकाला था, आईपीओ निकाला था, उस टाइम पे सभी लोगों को एक साथ में हम लोग फैसिलिटी दे रहे थे इंस्टॉलमेंट पे पे करने का। लोगों ने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल दिया, फाइनल कॉल दिया। अभी हम फ्रेश इशू नहीं कर रहे हैं, अभी कोई नया शेयर कंपनी की तरफ से इशू नहीं किया जा रहा है। अभी आपको जो शेयर दे रहे हैं ये किसी बंदे का पुराना शेयर था जो कि उसने डिफॉल्ट कर दिया, हमने फॉरफिट कर लिया और ये आपको रीइश्यू किया जा रहा है। तो आपके एक जन के लिए अब हम आपसे तो इंस्टॉलमेंट वापस से लेंगे नहीं। मेरे पास भाई अकाउंटेंट बैठा, उसके पास भी फुर्सत नहीं है ना, एक एक आदमी के लिए वो फिर से आपसे इंस्टॉलमेंट का सारा एंट्री करेगा, उतना करेगा। तो जब रीइश्यू होता है ना तो इंस्टॉलमेंट का फैसिलिटी नहीं मिलता है। तो जो नया वाला शेयर होल्डर है वो तो बोलेगा नहीं, ये तो गलत बात है, आप तो पार्सलिटी कर रहे हो, उसको आप फैसिलिटी दिए इंस्टॉलमेंट का, मुझसे आप एक बार में पूरा चार्ज कर रहे हो, तो गलत है ना, मेरे साथ तो मेरे ऊपर तो बर्डन हो रहा है। कंपनी बोलेगा चलो एक काम करते, तुमको हम एक दूसरा फैसिलिटी देते हैं। इंस्टॉलमेंट तो नहीं दे सकते क्योंकि एक बंदे के लिए अब हम वापस से एप्लीकेशन करेंगे, फिर कॉल करेंगे, फिर फर्स्ट कॉल करेंगे, पता चला तुम भी डिफॉल्ट करोगे बाद में जाके, समझना, फिर तुम्हारा भी प्रॉफिट करके फिर तीसरा को खोजेंगे। इतना ड्रामा नहीं करेंगे, एक डिफॉल्ट करके एक तो मेरा माथा खराब कर दिया, तुम भी मत करो। तो चलो तुम बात सही बोल रहे हो, कहीं ना कहीं तुम्हारे पे अत्याचार हो जाएगा क्योंकि बाकी को तो इंस्टॉलमेंट मिला, तुमको नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए एक चीज कर सकते हैं, चलो तुमको थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं। तो इसीलिए जब री इशू होता है शेयर का फॉरफीचर के बाद, तो तुम देखोगे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में भी, एग्जाम में भी जब आएगा तो तुम यही देखोगे कि री इशू का जो प्राइस होता है ना, जो रेट होता है, वो ओरिजिनल इशू से थोड़ा कम होता है, क्योंकि इसे इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी नहीं दी जा रही है जो कि ओरिजिनली शेयर होल्डर को दिया गया था। तो जो जिन लोगों ने पहले शेयर खरीदा, इनिशियली जिसने शेयर खरीदा, उन्हें क्या चीज का बेनिफिट मिला? आराम से पैसा देना पड़ा तोड़ तोड़ के इंस्टॉलमेंट में। ये बेनिफिट उनको नहीं मिला जिन्होंने रीइश्यू में खरीदा, लेकिन उसको एक दूसरा बेनिफिट मिला कि उसे पैसा कम देना पड़ा, एक बार में देना पड़ा पर डिस्काउंट में। तो उसे पैसे तो एक बार में लगे, लेकिन जितना बाकी लोगों ने दिया उससे उसने कम दिया। बाकी लोगों ने 12 रुपया करके दिया, इसने सिर्फ 9 रुपए में पा लिया। हाँ, फर्क यह है कि उसने 12 रुपया बाकी लोगों ने इंस्टॉलमेंट में दिया, इसने 9 रुपए एक बार में दिया। तो भाई कुछ तो बेनिफिट मिलेगा, तभी तो, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो यहां पर यही लॉजिक है। अब इसके बाद अब और इसमें क्या लॉजिक दे, बट ऐसा नहीं है, फिर से बता दें, एग्जाम में जो क्वेश्चन बोलेगा अपने को वही फॉलो करना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बोल देता कि रीइश्यू भी 12 पे हो रहा है, तो अब दिमाग नहीं लगाएंगे कि सर यहाँ तो इसको कोई भी फैसिलिटी नहीं मिला, इसको डिस्काउंट भी नहीं मिला, इसको इंस्टॉलमेंट भी नहीं मिला। नहीं, एग्जाम में जो बोल रहा है अपने चुपचाप वही करेंगे। समझ में आ रहा? प्रॉब्लम में जो बोलेगा वैसा भी। अगर प्रॉब्लम में बोल दिया कि ओरिजिनल इशू 12 में हुआ है, रीइश्यू 15 में हो रहा है, सपोज ऐसा बोल दिया, ऐसा आएगा नहीं एग्जाम में, ऐसा तुम लोग देखोगे नहीं इस तरह का केस, पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल अंडरस्टैंड कि अगर ऐसा बोल दे तो क्या करेंगे सर, हम लोग वहां सर खुजलाएंगे एग्जाम में बैठ के, दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चन गलत है चिल्लाएंगे, या चुपचाप जो बोला है वो करेंगे? चुपचाप जो बोला है वो करेंगे, दिमाग क्यों लगाना है? समझ में आ रहा है? चलो, तो इसलिए ये हो गया। अच्छा, नरेशन। तो देखो नरेशन एज सच इसमें कुछ उतना ज्यादा रिलेवेंस रखता नहीं है, लेकिन चलो, अगर मान लो शेयर फॉरफिट हुआ तो एंट्री तो ये होगा, नरेशन क्या होगा? तो चलो आप लोग के लिए नरेशन भी लिख देते हैं। ये फॉरफीचर का
एंट्री नंबर 9, इसका नरेशन क्या होगा? लिखो। बीइंग, अगर जगह है तो लिख सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा एक लाइन लिख लो। बीइंग, जितना भी शेयर फॉरफिट हुआ यहां पर नंबर लिखना है, इतना शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ मनी, मतलब जो भी पेमेंट में डिफॉल्ट हुआ है वो लिखना। जैसे मान लो अभी अपने जो एग्जांपल लिए इसमें कितना शेयर फॉरफिट हुआ बोलो, तो यहां लिखेंगे बीइंग 1000 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन फेलियर ऑफ फाइनल कॉल मनी ऑफ ₹2 each। समझ में आ रहा है एंट्री कैसे बनेगा? तो हमने 1000 शेयर को फॉरफिट कर लिया, इस तरीके से इसका नरेशन दे देंगे। अब अगर रीइश्यू करेंगे तो इसका नरेशन कैसे होगा? बीइंग देखो ध्यान दो, हमने कितना शेयर इशू किया? 1000 शेयर, तो लिखेंगे बीइंग 1000 शेयर्स री इशूड एट द रेट ₹9 each एंड अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। अब इसमें नरेशन कोई स्टूडेंट अगर थोड़ा अपने हिसाब से बना के अलग भी लिख दे तो कोई खास इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नरेशन जस्ट मीन्स कि किस चीज के बारे में एंट्री है, इसमें कोई लॉजिक या उसका कोई इतना ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। तो नरेशन में बस तुम अपने वर्ड्स में समझा दो कि भाई एंट्री क्या है, वो लिख दो। थोड़ा मेरे लैंग्वेज से किसी का डिफर भी करेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंट्री वही होना जो मैंने लिखाया। एंट्री के लिए मार्क्स मिलता है या मार्क्स कटता है, नरेशन के लिए ना मार्क्स मिलता है ना कटता है, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो नरेशन लिखना पड़ेगा। हाँ, अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया और बोल रहा है इग्नोर नरेशन, तो फिर आप एंट्री बनाओ, नरेशन मत दो। पर अगर सिर्फ बोला पास जर्नल एंट्री, तो याद रखना यू विल हैव टू पास जर्नल एंट्री अलोंग विद द नरेशन, बिकॉज नरेशन इज अ पार्ट ऑफ योर एंट्री। जर्नल एंट्री का पार्ट ही होता है नरेशन। नरेशन कुछ अलग से बोलने का दरकार नहीं है, समझ में आ रहा है? कभी भी ऐसा अलग से नहीं बोला जाता। तुम क्लास लेवल में भी जर्नल करते थे तो ऐसा क्वेश्चन में थोड़ी बोलता था पास जर्नल एंट्री विद नरेशन, ऐसा नहीं बोलता। जब बोल रहा पास जर्नल एंट्री, इसका मतलब ही है विद नरेशन। नरेशन तो जर्नल का पार्ट है। हाँ, अगर ऐसा बोल दिया पास जर्नल एंट्री इग्नोर नरेशन तो अलग बात है, तो वहां पर आपको चला के बोल रहा है नरेशन इग्नोर करो, तो फिर आप इग्नोर करो। चलो लास्ट में लास्ट नरेशन लिख लो। बीइंग प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, समझ में आया? आज के क्लास के साथ हम लोगों ने ये जो चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स, इसका बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट हमने समझ लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इस चैप्टर में कुछ नया चीज सीखना है? नहीं सर, इस चैप्टर में सीखने के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट अब नहीं बचा है। तो इसका मतलब क्या सर, चैप्टर खत्म हो गया? नहीं सर, चैप्टर खत्म नहीं हुआ। चैप्टर का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है, चैप्टर कैसा है, क्या इसका स्टोरी लाइन होता है, किस तरह का पैटर्न आता है क्वेश्चन का, एंट्री कैसे बनता है, ये सारा चीज हमने ओवरऑल लेवल पे ग्रॉसली सीख लिया। पर अब हमें जो आने वाले क्लास में सीखना है वो है वैरायटीज। कैसे कैसे तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा कर आ सकते हैं और कैसे कैलकुलेशन में चेंजेस हो सकती है, अब हम लोग वो सीखेंगे। तो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके जो मोस्टली जो कॉन्सेप्ट्स है वो कंप्लीट हो गया। मतलब अब नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पर हाँ अभी बहुत सारी चीजें अभी भी आती रहेंगी। और ये चैप्टर अभी अपने को कम से कम 4 क्लास तो लगेगा ही, मिनिमम 4 क्लास
और लगेगा, ठीक है, मिनिमम बोल रहे हैं, मे बी उससे ज्यादा भी लग सकता है, ठीक है। चलो आज के क्लास को एंड करते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।